I, CA Kirti Joshi, on behalf of Central India Regional Council of Institute of Chartered Accountants of India, welcomes you all in the first day of our Bank Audit Series seminar, point 1, version 1, because we are going to start version 2 also, and we have a version 3 also. So in version 3, हमने जो प्लान किया है वो प्लान ऐसा किया है कि बैंक ऑडिट स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम 5th of April onwards. So from 5th of April onwards to 18th of April, every evening we will have one session of panelist. Actually we have a panelist, और वो आपके जो भी क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होगी, उन सबको जो है रिजॉल्व करने के लिए सामने आएंगे. Now today we have a very eminent speaker with us, CA Nayan Kothari ji from Baroda. So we welcome you, sir, and I also welcome Nitin Gupta ji, Vice Chairman of CIRC, and our young and dynamic Chairman, CA Kishore Bardia ji. So for welcome address, over to you, Kishore sir. Thank you, Kirti bhai. On behalf of Central India Regional Council of ICAI, I, CA Kishore Bardia, Chairman of CIRC, welcome our today's speaker, CA Nayan Kothari ji from Vadodara. I would also like to welcome our Vice Chairman, Nitin Gupta ji. I would also welcome to our Secretary, CA Kirti Joshi ji, and of course, my dear friends. As you know, nowadays we are too much busy on coming and getting knowledge of bank audit sessions. So, जैसे जैसे अभी बैंक ऑडिट्स के टाइम आते जा रही है और बैंक्स भी सारी अलॉटमेंट करते जा रही है, एक अब मन में ये आ रहा है कि बैंक ऑडिट्स को लेके एक अलग उत्साह हमारे बीच में आ गया, क्योंकि कई लोगों के पास में अब बैंक ऑडिट्स आ गई है. मैं थैंक्स बोलूंगा हमारे स्पीकर्स जो भी आज हमारे बीच में हैं, और आने वाले दिनों में भी कई स्पीकर्स आएंगे. वे कंटिन्यू लास्ट महीने भर से मुझे लगता है कि वे डेली वेबिनार या सेमिनार के थ्रू हमारे मेंबर्स का ज्ञानवर्धन कर ही रहे हैं. तो थैंक्स नयन कोठारी जी, आप लोगों ने इतने बिजी शेड्यूल से भी अपना समय निकालते हैं और प्रोफेशन को सर्व करते हैं. फ्रेंड्स, चूंकि बैंक ऑडिट का एक ऐसा समय है और कई बार हम जानते हैं, सुनते हैं कि भाई डे बाय डे बैंक ऑडिट्स कम हो रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ऑडिट की जो परसेंटेज वाइज 70% एडवांसेस के ऑडिट्स ही हो रहे हैं. रादर अब डे बाय डे ऐसा लगने लगा है कि आने वाले समय में ये परसेंटेज और कम होंगे. तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता है बैंक ऑडिट की क्वालिटी को सुधार करने की. एक समय था जब बैंक ऑडिट के लिए हमें समय नहीं मिलता था, हमें महज 2 या 3 दिनों या 5 दिनों के समय में बैंक ऑडिट्स करना होता था. और वो समय में हमारा एक माइंडसेट भी होता था कि मतलब जा रहे हैं बैंक ऑडिट में और हमें 5 दिनों के अंदर ही उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना है. तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं पूरी क्वालिटी वाला ऑडिट नहीं हो पाता था. बट आज का समय चेंज हो गया है, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन में बैंक के ऊपर में और ऑडिटर्स के ऊपर में दोनों के पास ही अकाउंटेबिलिटी आ गई है. हमें कई बैंकिंग एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है. और कंप्यूटराइजेशन होने के बाद, सीबीएस सिस्टम में ऑडिट होने के बाद में हम कई बार देखते हैं कि हमें 2 से 3 दिन तो सिर्फ कंप्यूटर्स के सिस्टम को समझने में लग जाता है. ऐसे समय में हमें कहीं ना कहीं 1 हफ्ता से 10 दिनों की आवश्यकता एक ब्रांच के ऑडिट को करने में लगती है. अभी बैंकिंग सिस्टम में भी जो हमारे बैंक के मैनेजिंग अथॉरिटीज होते हैं, वे भी कहते हैं कि आप बैंक के ऑडिट्स के लिए कंप्लीट समय लीजिए, चाहे वो 10 दिन का हो चाहे 15 दिनों का हो. इवन कई केसेस में हमने पाया है कि 20-20 दिन तक भी बैंक प्रेशराइज अब नहीं करती है. तो हमें जब बैंक ऑडिट में हम जाएं तो कंप्लीट एक चेकलिस्ट लेके जाएं और कंप्लीट ऑडिट करें, ताकि हम सीए प्रोफेशंस के साथ साथ हमारे आईसीआई को भी मजबूत बना सके. क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जल्दबाजी में ऑडिट करने से वो हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं और वो क्वालिटी से हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं. बैंकिंग एक्ट के रेगुलेशंस, रूल्स, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के गाइडेंस नोट्स, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिस, ये सब चीजों पे जब हम देखें और लीगल कंप्लायंसेस जो बैंक को करने होते हैं, तो हमें एक मिनिमम 15 दिन का समय एक टीम को बैंक ऑडिट्स में लग जाता है. और
क्योंकि नयन कोठारी जी आज लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट्स पे अपनी डिटेल्स डिस्कशंस करने वाले हैं। और मेरा मानना भी है कि बैंक ऑडिट में अगर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट्स को आपने अच्छे से कर लिया, एक एक पॉइंट्स को आपने अच्छे से चेक करके उसके कंप्लायंसेस, उसके रिमार्क्स आपने दे दिए, तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छे तरीके से बैंक ऑडिट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सभी लोगों को थैंक्स देता हूं और नयन जी को पुनः थैंक्स देते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सो मच। Thank you, Kishore sir, for your words of wisdom. Or as you rightly said, कि bank plays a very important role in the development of any country. So they are just like an agent of the economy, like all other economic activities of banking sector is also exposed to various risks in its operation. So it's utmost important to ensure that the banking sector stays healthy, safe and sound. And for the safe and sound banking sector, one of the most important factor is reliable financial information supported by quality of bank audit. So we have to ensure the quality of bank audit. And for the brief introduction of the Nayan Kothari ji, I would just like to say one thing कि पिछले 6 सालों में मेरा बैंक ऑडिट तो नयन भाई के बिना हुआ नहीं है कभी भी। सो जब तक नयन भाई LFAR के ऊपर बताते नहीं है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कहते हैं कि लास्ट टाइम पर कोई भी व्यक्ति आता है और बैंक मैनेजर ये बोलता है कि ये लीजिए और फटाफट इस रिपोर्ट को अपन कंप्लीट कर लीजिए। सो हम लीस्ट प्रायोरिटी जो है वो LFAR के लिए रखते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है बैंक ऑडिट के लिए वो LFAR है हमारा। सो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो sir is a DISA qualified, sir is also FAFD qualified, CISA qualified, FAFD qualified, and sir has also served as a chairman, secretary, treasurer and vice chairman of Baroda branch. So with this we welcome you all, and we also welcome Nitin Gupta ji once again, and welcome to all the participants. Thank you. Over to you, Nayan bhai. Good evening. I really appreciate inviting me at the regional level online program which the CIRC has organized. Respected Chairman sir, Vice Chairman sir, my very dear friend Kirti ji, who is the Secretary of your region. I really feel privileged today to virtually address the gathering on the very apt topic of the bank audit. As in one of these seminar, when we were discussing all these things, people were more, kind of keen to know about the allotment than look at the technical topics when the people from the authority or the council like you visits. There has been a lot of discussion going on that side as well as otherwise. But as all of you very rightly mentioned, the key of success is quality. चेयरमैन सर वेरी राइटली मेंशन, अभी प्रेशर आना भी बंद हो गया है और सर अभी 12 दिन में 2 ही ब्रांचें हमें करनी है, तो प्रेशर ना तो वो लोग देंगे और अगर देते हैं तो हमें लेना भी नहीं। बट वी नीड टू एंश्योर, वेरी करेक्टली सेड, प्रॉपर ऑडिट प्लानिंग, डिटेल्ड रिपोर्टिंग विदाउट लीविंग एनीथिंग, and justify whatever 8 to 12 days depending upon the size of the branches which we would be auditing this year. We need to just justify the work and the role which has been given to us. That's in a very nutshell I'll be able to tell you. And the knowledge related to the bank audit is something which would be always used, may it be for the purpose of the statutory audit for which all the speakers are going to speak. But for example, when I'm going to talk about maybe something related to internal controls, which is the question to be responded in the LFAR, or maybe related to the DP working, or tomorrow when sir would be speaking about the red flagging, some other faculty would be speaking about the knowledge related to FINACL. So these knowledge is going to be there with us, not only for doing the statutory audits, but maybe for doing concurrent audit, stock audit, and every such other work related to bank, which in turn shall come to our way. And secondly, the working pattern of the bank, risk parameters of the bank, materiality levels of the bank set
and what we learn would be really becoming helpful in doing the other work also related to the consultancy, or maybe on the other side of the table when you are approaching the bank, maybe for the project finance and other thing. So statutory audit, it having, not having, it will have its own debate. I do not want to get into the same, but whatever is to be done by us has to be done with utmost quality. And second, tomorrow when I'm being questioned, something which will come to my rescue, that's going to be my very properly drafted, compiled and retained audit working paper. So ये दो चीजों का मुझे बड़ा ध्यान रखना है, proper written detailed audit plan as well as whatever execution I have done, it's proper detailed note. These are the few things at the very opening remark of the bank audit I would wish to with you. LFAR, long form audit report. Friends, before I get into the LFAR, I'll say this is a very T20 kind of an environment in which we do the audit, and in very short term, a great quality is required to be delivered, and for that, a very proper planning is required. And for planning, something is required. Very basically told in the auditing is knowledge of client's business, what the bank does, what is the business mix at the branch which has been allotted to me, and how I am going to take up the points one by one at the branch, what type of the borrowers mainly are there at this branch, what type of the cash balances, what type of the standard assets does this has, how many NPA, since long are they NPA, large NPA, why not shifted to the asset recovery branch or kept at the branch. So this is what is the business mix of the branch working. That if I get to know at least in advance or at least on the day one or at the planning stage when I send them the email of the requirement, which will never be kept ready for me, but at least I send an email and ask them to keep those requirements ready. So this shall enable me to do a great plan. We talk about the deliverables. ये 4 दिन जो ब्रांच में हम करेंगे काम, तो क्या क्या चीज खत्म करके आएंगे, क्या क्या चीज अल्टीमेटली उनको डिलीवर करके आएंगे. एक होता है आपका SS 700 वाला स्टैट्यूटरी ऑडिट, और आजकल बात क्या हो रखी है, सर ब्रांच मैनेजर ही हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट बना देते हैं. बोले सर आपका फर्म का नाम था अपॉइंटमेंट लेटर में, वो हमने लिख दिया, पार्टनर का नाम दे दीजिए, आपका यूडीन निकाल के दे दीजिए, SS 700 वाली रिपोर्ट तो हमने बना ली है. But my dear sir, if I'm going to give an MOC, if I'm going to give some other thing, it's going to be qualified. To take care of that, there is one more point. At certain places or in certain type of instances, the EOM paragraph also become one useful tool for communicating certain facts to the users of this statutory audit. Friends, that's my opinion on financial statements, operation, P&L for the year of that respective brand. Opinion is a reasonable assurance, as we already know. उसके साथ साथ आपके आते हैं क्लोजिंग रिटर्न्स, एनेक्शर्स एंड सर्टिफिकेट्स. क्लोजिंग रिटर्न में बहुत सारे सर्टिफिकेट हम देते हैं. सर्टिफिकेट क्या होता है? इट्स एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस. 12,256 रुपए 40 पैसा, तो 40 पैसे तक मेरी एब्सोल्यूट जिम्मेदारी है अगर मैं एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट इस प्रकार से देता हूं. के रिलेटेड ऑडिट एविडेंस बहुत प्रॉपरली मुझे रखना होंगे. सेकेंडली, सर्टिफिकेट की बात निकली है तो प्लानिंग की बात निकली है. सर, the moment I talk about something related to the data at the bank, I had been always given one very great example. Sir, it is CBS, no need to worry. Sir, it is CBS. It's the computer. It works on GI/GO mode, garbage in, garbage out. If I put the wrong data, if the bank would put wrong data in, it would give me wrong output. It will do accurate processing. But me as an auditor need to check very carefully the data integrity. Sir, यही point और यही जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसी को उन्होंने क्वेश्चन आंसर के तौर पर आपके LFAR में रखी है.
लाइक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टी को दिया गया है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम में लागू किया गया है या नहीं. दैट इज वन वेरी क्लियर क्वेश्चन इन आवर LFR. Why? Because they know if I'll put up the right interest rate over here, certainly the product and the charging of the interest would be accurate. But if the wrong interest rate is put into the system, then nobody can do anything because it is deep. तो ये एक बात आई सिस्टम. हम कहां पर थे कि भाई जब हम सर्टिफिकेट की बात करते हैं हमें बतलाया जाता है ये सिस्टम जनरेटेड है. ना सर, सिस्टम जनरेटेड तो डेटा है वो जो शायद कंपाइल, दैट टू आल्सो मैन्युअली कंपाइल करके आपके सामने सर्टिफिकेट के तौर पर रखा जा रहा है. तो मुझे ये ध्यान रखना होगा यहाँ पर ग्रुपिंग, रीग्रुपिंग, मैन्युअल इंटरवेंशन या मैन्युअल वर्किंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही. किस प्रकार की गड़बड़ी? सर, रॉन्ग ग्रुपिंग ऑफ द डेटा. और लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द एंट्रेंस सबवेंशन सर्टिफिकेट फॉर MSME. तो उसमें दो पार्ट है. MSME का पूरा एंट्रेंस सबवेंशन नहीं जा रहा है. MSME मैन्युफैक्चरिंग 3%, MSME अदर्स 2%. पहले ये रेट अलग थे. आज मुझे ये ध्यान रखना होगा या ये चीज सर्टिफिकेट देने से पहले पूछना होगा, सर हाउ डिड यू क्लासिफाइड और बेस्ड ऑन व्हाट डेटा ऑडिट एक्सरसाइज, और गिव मी अ कपल ऑफ सैंपल टू शो हु और व्हिच MSME you classified to be MSME मैन्युफैक्चरिंग. क्योंकि आजकल हमें पता है नॉट ओनली टू द मैन्युफैक्चरिंग बट टू द सेल्स एंड सर्विस गाइस आल्सो द MSME certificate is very easily made available, and most of the time earlier few years back it was to be prepared by us and we were very careful in putting up the data regarding the MSME certification. Now the client themselves or the bankers are generating this kind of MSME certificate for them, and do we think that would be very accurately prepared? That's the question. तो आज वो बोल रहे हैं कि मैंने MSME मैन्युफैक्चरिंग में इतनी पार्टियों को इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जो हायर रेट पे है. सैंपल बेस पे 2 या 3 जनों का चेक करिए कि this still remains MSME manufacturing or not. If doubt create to the other data like income tax or balance sheet or maybe GST, HSN code, I'll be able to get to know are they manufacturing or trading unit, and that would help me to justify my absolute assurance in a way of the certificate which I am giving. तो ये आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट हो गया, क्लोजिंग सर्कुलर्स हो, क्लोजिंग एनेक्चर्स हो गए. और उसके बाद मेरा जो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, दैट ओपिनियन इज ऑन व्हाट? एंटायर बैलेंस शीट ऑफ द ब्रांच, ऑल्दो आई स्पेंड 80% ऑफ द टाइम ऑन एडवांसेस, व्हिच इज वेरी ऑब्वियस इन द स्टाइल ऑफ द वर्किंग व्हिच वी आर डूइंग. बट मैं जब ओपिनियन देता हूं, मैं जब साइन करता हूं, बैंक की ब्रांच की पूरी बैलेंस शीट साइन करता हूं, तो उसके प्रति भी मुझे उतना ही ध्यान रखना होगा. बट दैट प्रैक्टिकली इज नॉट फीजिबल, पॉसिबल. तो उसी के चलते हुए एक मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट पिकअप करते हुए इन लोगों ने क्या किया, हमारे पास जैसे कंपनीज एक्ट में कारों के तहत हम एडिशनल बहुत सारे पॉइंट के ऊपर कमेंट देते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के तहत लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा बैलेंस शीट के विविध पहलुओं पर कमेंट लिखेंगे. It could be related to processing, it could be related to the sampling, it could be related to the deficiency, and similarly on the various aspect related to P&L account also we would be making a comment. LFR is a very important tool by the branch auditor to keep informed the user of this report. Who are the users of this report or my work? Immediate users of this report or my work is statutory central auditors who are going to sign the balance sheet of the entire zone, and of course the bankers not very happily would accept my negatively commented or lot of annexure filled in LFR. But yes, I am the statutory auditor for those 4 days. I am the king at least. They would accept that, and they would take it seriously because they would have to submit compliance report on the same, right? LFR एक
ऐसी रिपोर्टिंग है जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है ब्रांच। यस, नो, डोंट नो। No, don't know is not an answer. It should be not applicable. But many a time I do not. So I may have to ask, I may have to do certain processing, reprocessing, and get to know what I'm going to write for there, whether it is about process, efficiency, sampling, or compliance. Many times I ask, that is one of the simplest way to get an audit evidence. But to support the mere interviewing technique, I may select many other techniques given in SA 500, which talks about various other technical, non-technical methodology as far as this compilation related to the LFR or every other thing is there. अगर आप बैंक को पूछोगे कि सर मेरे LFR का क्वेश्चन है कि सही रेट ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम में चल रहा है या नहीं, क्या वो मना करेंगे? क्या वो ना बोलेंगे? ऑब्वियसली ना नहीं बोलेंगे। बट मुझे 10 बड़े अकाउंट जो लार्ज अकाउंट की परिभाषा में आते हैं या 10 ऐसे ही रैंडम अकाउंट उठा लेने पड़ेंगे 10 अलग अलग महीनों में से, और चेक करना पड़ेगा कि भाई इसमें करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी है या नहीं। सर ये काम करने में भी 15 मिनट से ज्यादा नहीं जाने वाले हैं, बट मेरा आज डेलिब्रेशन करने का पर्पस ये है कि ये चीजें आज ही आपके चेकलिस्ट में चली जाए, और चीजें चेकलिस्ट में होगी तो मेरे से ज्यादा बढ़िया ऑडिट आप करेंगे। वी आर जस्ट टू मेक योर एफर्ट इन द चैनलाइज्ड मैनर, और रोज भाषण देते रहते हैं तो हमें एक्सपर्ट बुलाया जाता है। बाकी सर हम बस आपको एक ही हेल्प करना चाहते हैं कि LFR थोड़ा बहुत समझ ले, क्वेश्चन की परिभाषा को थोड़ा ज्यादा डिकोड कर ले, सो दैट टुडे आज ऑडिट शुरू करने से पहले ये चीजें मेरे चेकलिस्ट में आ जावे, और जब मैं ऑडिट शुरू करूं तब से लेके साइन करूं हर एक चीज के ऊपर, ये चीजें 15 चीजें स्टाफ को करनी थी, ये 5 चीजें खुद करनी थी, ये 2 चीजें तो कुछ भी हो जाए छोड़नी नहीं थी, इसके एनेक्चर बने या नहीं बने वो मेरे चेकलिस्ट के सामने टिक होता रहेगा। तो लास्ट डे शाम को 2 बजे वो एनेक्चर को LFR लेके नहीं बोलेगा सर ये लो बड़े जो लार्ज बोरोवर है, बड़े अकाउंट्स है, उसकी एनेक्चर। नो सर, आई वांट दैट लार्ज बोरोवर एनेक्चर ऑन डे 1। व्हाई? क्या फर्क पड़ता है? सर डेफिनेटली फर्क पड़ता है। आज 10 लार्ज बोरोवर है, उसका डे 1 पर मुझे ब्यौरा 2 पेज की रिपोर्ट जो प्रिस्क्राइब्ड करी गई है वो मिल जाती है, तो मुझे एक समरी फॉर्म में बड़ा अकाउंट की परिभाषा मिनिमम 10 करोड़ से ऊपर वाला है या 10% ऑफ दैट एडवांसेस जिसके ऊपर हम आएंगे, पर चलो अज्यूम कर लेते हैं 15 करोड़ का खाता है, 5 करोड़ का खाता है, उसकी 2 पेज की समरी मुझे मिल जाती है जिसमें लिख के आता है भाई रिन्यू कब हुआ, सैंक्शन कब हुआ, सैंक्शन टर्म्स क्या है, सैंक्शन लिमिट क्या है, सिक्योरिटी क्या है, लास्ट वैल्यूएशन कब की, व्हेन इट इज नेक्स्ट ड्यू फॉर रिन्यू, लास्ट वाज रिन्यूअल और रिन्यूअल विद एनहांसमेंट, लास्ट इंस्पेक्शन कब हुआ था, लास्ट स्टॉक क्या आई थी, लास्ट इंश्योरेंस क्या थी। बड़े अकाउंट कैसे 15 क्वेश्चन एक पेज में मुझे मिल जाते हैं, और दैट टू आल्सो ऑन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे 1 ऑफ ऑडिटिंग। I would be having little more confidence, और rather सीधी भाषा में बोले तो ब्रांच के एडवांसेस के पोर्टफोलियो पे मेरी पकड़ बढ़ जाएगी। सर ये 10 तो बड़े अकाउंट है, आप बोलेंगे तो उसमें तो सारा कंप्लायंस मिलेगा ही मिलेगा ना। सर 10 में से एक अकाउंट में कंप्लायंस नहीं मिलता और मैनेजर साहब बोलते हैं कि ये अकाउंट थोड़ा नॉन कोऑपरेटिव है, आजकल सही नहीं चल रहा है, मैं मान लूंगा। बट 10 में से 4 अकाउंट में कॉमन गलतियां मिल रही है, स्टॉक के रिलेटेड, इंश्योरेंस के रिलेटेड, इंस्पेक्शन डिले चल रहा है, ऐसी ये क्या दर्शाता है आपको? सर इसी LFR में एक जगह पर मुझे कमेंट लिखना है डेटा इंटीग्रिटी एंड इंटरनल कंट्रोल एट द ब्रांच। मैं 10 बड़े खाते पकड़ के चल रहा हूं, उसमें से 4 में क्लैरिकल लेवल एरर, फॉलो अप लेवल डेफिशिएंसीज ध्यान में आ रही है। उसका मतलब ये हुआ वो 4 पार्टी तो ठीक है, वो तो बोरोवर है, वो तो अपने हिसाब से अपनी स्पीड से ही चलेगा, बट बैंक के हिसाब से, बैंक की स्पीड से, बैंक के कंप्लायंस लेवल से ये चीज को लेके क्या कर रही, मोटा मोटी इसी को आप इंटरनल कंट्रोल बोलेंगे ना। बाकी वहां वॉचमैन खड़ा है या नहीं, 2 सिग्नेचर से चेक पास होता है या नहीं, मेकर चेकर होता है नहीं, ये तो होएगा ही होएगा। पासवर्ड एक दूसरे को डाल के वो तो मेकर चेकर करवाते हैं, वो हमें कहाँ नहीं पता है। प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, ज्यादा बात भी नहीं कर सकते वैसे। But we all know that the internal controls which are there by the system, the internal control which are there by the documentation, that they will ensure to be implemented at least on the last day जब आप आएंगे आपके स्वागत के लिए। But during the year ये चीजें हो रही है या नहीं, वो मुझे
ऐसे ऑब्जर्वेशन से पता लेंगे। और जैसे मैंने बोला कि ये चीजें अगर मैं एडवांस में बोलूंगा, एडवांस में मांगूंगा और एडवांस में मेरे पास रेडी रहेंगे, तो मेरा ऑडिट करने का कॉन्फिडेंस, मेरी ब्रांच के पोर्टफोलियो पे पकड़ और मेरा अल्टीमेट आउटपुट वुड बी वेरी वेरी प्रॉपर, वेरी वेरी गुड। तो आज हमारा एक ही पर्पस रहेगा, जैसे 2-4 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही आपको एग्जांपल के तौर पे बताए, वैसे इफ टाइम परमिट्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी शैल try to cover up related to LFAR one by one, and more emphasis would be on the practical aspects plus revised LFAR। बहुत सारे मित्रों को पता है कि ये LFAR रिवाइज हुआ है, बट शायद रिवाइज होने के बाद ऑडिट नहीं आई है, रिवाइज होने के पहले ऑडिट नहीं थी और इस साल आ गई। So half of you would have to unlearn the old one and relearn the new one, या some of you would have just start, पुराना याद नहीं है तो नए पे आ जाओ। मैंने यस बड़े अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट करके रखा है कि इसको क्या क्या ध्यान में रखना है। और ये प्रेजेंटेशन की कॉपी आई डोंट नो हाउ signed to the CIRC. If not, immediately after the session gets over, I'll share this with you so that it would be made available to the members as a handy tool। क्योंकि इसमें जो LFAR है उसको एक बार तो आप जाने के पहले पढ़ लेंगे आज के बाद भी, तो it would be a great help for execution। Very effective tool। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ब्रांच का LFAR आएगा। लास्ट पैरा के ऊपर मुझे बात करनी है, that talks about चैट बॉक्स में मेंबर साहब ने मुझे ईमेल आईडी भी दे दिया, सर भी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। आई विल सर्टेनली सेंड दैट टू यू। 85 की प्रोडक्ट है, 2-3 बार 90s में रिवाइज हुआ, 2 बार। लास्ट रिवीजन वाज इन द ईयर 2003। सर आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू नॉट टू पुट अप योर ईमेल आईडी ओवर हियर फॉर रिक्वेस्टिंग मी टू सेंड दिस मटेरियल। वो सभी को मिल जाने वाला है। एक बंदा मेंबरशिप नंबर और ईमेल आईडी लिखेगा तो फिर मैं वहीं चले जाएगा। चैट बॉक्स में इसलिए देख रहा था कि शायद कोई क्वेरी आ जाए तो। We will share the your PPT on our website, so please whatever sure okay। बस मेंबर से उतना ही रिक्वेस्ट है सर, एक जना का ईमेल आईडी यहाँ ना लिखिए, उतना शेयर करके कोई भी करेगा नहीं। आपके कीर्ति सर ने बोला वैसे इट वुड बी मेड अवेलेबल, सो लेट्स be on the page of the discussion only। So 2003 में लास्ट रिवीजन हुआ था एंड ऑलमोस्ट 17 साल के बाद 2020 सितंबर में इसके अंदर लेटेस्ट वाला रिवीजन हुआ। मेजर दिखने वाला चेंज कहां पर हो गया? वेरी क्लियर थिंग, जो क्वेश्चन के आंसर में आज तक हम लिख के आते थे, CBS branch hence not applicable, CBS branch not manual record prepared, books of accounts वाला क्वेश्चन था, every book is balanced as the CBS is there वगैरह वगैरह। तो ये सारे CBS रिलेटेड पॉइंट्स को इन्होंने कंसिडर कर लिया है। और इंस्टेड ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स, बहुत सारा डेटा चेक करने की जगह पर बहुत सारी जगहों पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करी है। और पूरे साल में अलग विधि जो कंप्लायंसेस करने हैं, जो रिपोर्ट्स लेने हैं, वो रिपोर्ट लेके उनकी इफेक्ट्स डाली गई, यानी उसके ऊपर। That is about mainly the revision। We would keep discussing that। Branch would require to compile this all and make available to the auditor, and he will ensure good documentation। Users of this I already narrated orally। क्वेश्चंस ढंग से पढ़ के मुझे आंसर देने हैं। आज से 5 साल पहले ये एक्सेल में था, अब पूरा ऑनलाइन हो गया है, तो लैंग्वेज का ज्यादा प्रश्न नहीं आता। मोस्ट ऑफ द आंसर आई मे हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड सर्टेन प्लेस आई एम सपोज्ड टू एलाबोरेट आल्सो। सर 3 जगहों पर आई थिंक आफ्टर द एंटायर सेक्शन गेट्स एंड मे बी रिलेटेड टू एडवांसेस एंड अदर्स, 3 जगहों पर बोला है एनी अदर पॉइंट व्हिच द ऑडिटर वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशंस ऑफ द सेंट्रल ऑडिटर और द बैंक्स। कई बार हम बोलते हैं ना सर, ये क्वेश्चन के बियॉन्ड अगर कोई मेरा ऑब्जर्वेशन रहा तो मैं क्या करूं, उसको मैं वहां लिखूंगा। सर वहां तो खाली 500 कैरेक्टर की जगह है, 50 कैरेक्टर की जगह है, सर मैं लिख दूंगा द डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू suspicious transaction or this kind of the transaction or the not proper working of an borrower account has been given by email dated so and so to this email ID this corporate। At least I can mention that in 50 character, and that would be followed by that
find it odd character or maybe lengthier email than that. But at least LFAR में ये email से query डाली है, उसका reference डालने से central auditor shall get to know and the users of this shall get to know that yes, there has been the issue related to this. Hello. Yes, sir, I'm here. Yes, sir. So that was about little introduction part related to our LFR thing. Now, further, if at all I qualify any page in the LFR, I'll be giving reference to this into the main audit report. This is one important thing. Main audit report and the LFR are two separate independent reports. They are not the substitute for each. सर आप LFR में लिख दीजिए मेन ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई ना करें. सर आप LFR में लिख दीजिए आप हमें MOC ना दें, मैं आज के आज रिकवर करवा लेता हूं. सर चार्जेस आज डेबिट कर लेते हैं, आप MOC ना दीजिए. ना. My main audit report is, in my opinion, it has got the separate relevance, and my LFR is something different. It is a detailed explanations against the question. दोनों को अलग अलग बनाना है, साथ साथ बनाना है और क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं डालना है, right? So that is about the introductory part. That's not the substitute for statutory audit report, which I have already told to you. तीन प्रकार के क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत हमने bifurcate करना है types के अंदर, so mainly there are 3 types of the question you would find. Compliance is हुआ या नहीं हुआ, yes, no, या not applicable. If no, then I have to require to give the list and annexure over there. Deficiencies and test check and verification. DP properly worked out or not, कितने accounts के अंदर आपने advances का verification किया, वगैरह वगैरह. This is one page which gives you the idea regarding the all the what we call revision changes, revised LFR. कौन से जगहों पर changes आए हैं, amendment आए हैं, revised LFR हुआ है, वो सारे पॉइंट ये एक ही स्लाइड में है. अभी जब हम LFR पढ़ना शुरू करेंगे तो इन दिस काइंड ऑफ, ये बाजू जो है एक के बाद वाला जो कॉलम है, that is the questions, as exactly the LFR has been drafted, and on the other side what the bullet point you can see, those are the suggestion how one could apply certain procedures for doing the respective thing. In that again, when next following slide you would find any one of these 3 colors. जहां blue color से highlight किया गया है दोस्तों, वो सॉरी ये तीनों कलर जहां आते हैं वो रिवाइज्ड LFR के पैराग्राफ्स या वर्ड्स है. तो 3 कलर क्यों? जो ब्लू कलर आता है that is nothing but the best practices which we were earlier doing, now being part of LFR. Like कैश बैलेंस की बात करते हैं तो हम दोनों कैश बैलेंस की बात करते हैं, ब्रांच का कैश बैलेंस और रात के 12 बजे का ATM का कैश बैलेंस, दोनों मिला के क्या होता है, कैश बैलेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव ब्रांच. डन. ये तो वो क्या हो गया, पहले भी हम करते थे बट अभी उसके रिलेटेड इन्होंने एक स्पेसिफिक पॉइंट डाल दिया है. तो ये जो नया वाला पॉइंट है, स्पेसिफिक वाला पॉइंट है, उसको ब्लू कलर कोडिंग दी गई है आपके सामने के प्रेजेंटेशन में. येलो वाला है पूरी नई रिक्वायरमेंट, रिवाइज्ड LFR के तहत नया क्वेश्चन या क्वेश्चन के अंदर नई रिक्वायरमेंट डाल दी गई. सर एक एक शब्द बदला है बट उससे मेरा काम 3 गुना हो जाता है. लाइक लास्ट पॉइंट ऑफ द एडवांसेस व्हिच टॉक्स अबाउट LC devolved and BG devolved LC invoked. पहले था as on the date of balance sheet, 31/3 की स्टेटस रिपोर्ट हम लिस्ट देके आते थे, वहां एक ही शब्द चेंज कर दिया ड्यूरिंग द ईयर. 31 मार्च का स्टेटस नहीं चाहिए मुझे, तो ड्यूरिंग द ईयर पूरे इन्वोक्ड या डिवॉल्व नॉन फंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट चाहिए. सो ये आपकी चेंजेस है, that is marked with the red or the yellow color, orange color, whatever you can see on your screen. तो ये जो रिवीजन वाले क्वेश्चंस है उसको 3 कलर कोडिंग के स्कीम के अंदर हम लेके आगे डिस्कशन में जाएं. ये जो क्वेश्चंस है they are exactly as per the wordings of LFR requirement, और सामने बुलेट पॉइंट्स हम जो देख रहे हैं जो मेथोडोलॉजी है, सजेशन है. Certainly with the limitation of time, or even for not making it monotonous, I'm not going to read the things unless it is very much required to read
one-to-one line, but I would like to discuss a lot with you with the practical aspect of it, and that one can put up in two things in your mind as a part of the checklist and as a part of the communication which you must send by tomorrow or the day after when you are already ready with the branch allotted to you. तो एक बार ब्रांच अलॉट हो जाती है, चेकलिस्ट होता है, स्टैंडर्ड गाइडेंस नोट के अंदर भी दिया हुआ है, उसके अनुसार आप उनको भेजिए, सर इतनी इतनी चीजें रेडी रखते हैं, जितनी चीजें नॉट एप्लीकेबल होगी उतना तो वो सेम डे दे देगा, जो एप्लीकेबल है आप कॉन्स्टेंटली मांगते रहिए। और annexure to LFAR data related to certificate, see to it that you get the proper time to check, verify, then before signing. Just do not sign anything like that. ठीक है, ओके। LFAR के बारे में मैंने बात किया था कि भाई बैलेंस शीट और P&L के सारे आयाम, सारे पॉइंट्स ये चीज कवर कर लेती है, ठीक है। Every aspect related to the balance sheet starts with the asset side of the balance sheet. First item, we are talking about the cash. There are about 5 points on which they want auditor to make comment related to cash. पहला कि भाई इफेक्टिव ड्यूअल कस्टडी में ये कैश है या नहीं। ऑब्वियसली 2 चाबी से खुलने वाली आपने अलमीरा लगाई है तो इफेक्टिव ड्यूअल कस्टडी तो हुई, वो खाली ड्यूअल कस्टडी हुई। जिस दिन मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन के वहां ऑडिट करने गया, 2 बंदे आए, 2 अलग चाबी लेके और 2 अलग चाबी लगाई। यही कैश वेरीफाई करने में कंकरेंट ऑडिटर बन के गया, प्यून ही दोनों चाबी लेके आया, कैश खुलवाई और फटाफट से बोला जल्दी जल्दी देख लो कैश बंद करना है। सो इट इज इन द ड्यूअल कस्टडी, बट व्हाट अबाउट एडजेक्टिव इफेक्टिव ड्यूअल कस्टडी? सर, at least on paper these things have been properly recorded. I would ask every manually prepared register, if required to the extent possible, सर मुझे आपका की मूवमेंट रजिस्टर दिखाइए, verify the key movement registered and record therein. If during this year branch manager has been changed, then handover takeover report would be there. Plus, if somebody has gone on leave for some LTC and other purposes, or maybe the compulsory leave for the senior officials, during those days, whether these keys were handed over to the immediate person whom the charge was given, and that recording should be there into the key movement register. And if you want, go further and reconcile with the muster and see to it that it is being properly complied with, and that can tell me or make me enable to certify yes, it is in the effective dual। periodic basis पर इन लोगों ने कैश बैलेंस चेक किया है या नहीं, ठीक है, इसकी मुझे जॉटिंग मिल जाएगी आपके क्या बोलते हैं उसको, कैश स्क्रॉल वगैरह में से। बैंक की गाइडलाइंस क्या है एक बार चाहे तो पूछ सकते हैं, बोलेंगे यस सर ब्रांच मैनेजर को महीने में 2 या 3 बार कैश वेरीफाई करना रहता है, कंकरेंट ऑडिटर कैश वेरीफाई करते हैं, एंड आई गेट द एविडेंस विच वन सिग्नेचर ऑफ देम इनटू द कैश स्क्रॉल। कैश एट द बैंक ब्रांच, विच कैश? ब्रांच की 4:30 बजे की डबल लॉक वाली कैश और रात 12 बजे की एटीएम की रीडिंग। एटीएम की कैश निकाल के हम कभी वेरीफाई नहीं कर सकते, एटीएम की कैश को रिकंसाइल करना पड़ता है। किस तरीके से रिकंसाइल होती है? एक एटीएम पे एक स्टैंड अलोन रिकॉर्ड रहता है, तो इसलिए मैंने बोला वहां की रीडिंग की पर्ची, और दूसरा जैसे जैसे ही आप एटीएम से खाते में से प्लस माइनस होगा उसके रिलेटेड फिनेकल भी अपडेट होता रहेगा, तो आपके फिनेकल में आपका कितना कैश बैलेंस बोलता है एटीएम में, और एटीएम पे स्टैंड अलोन पर्ची में कितना कैश बैलेंस आता है, दोनों शुड मैच। दैट शुड बी एडेड इनटू द कैश बैलेंस विद माय डबल लॉक एट द एंड ऑफ द डे, दैट मेक्स माय टोटल क्लोजिंग कैश बैलेंस। कौन से एटीएम? जो फक्त ब्रांच लिंक्ड एटीएम, वही जो एटीएम का राइटर सेफगार्ड वगैरह टेक केयर करते हैं, सीएमएस वाले टेक केयर करते हैं, वो एटीएम नहीं। जो एटीएम की कैश को भरने का जिम्मा और मेंटेन करने का जिम्मा ब्रांच का है, वही एटीएम की कैश को मिलाया जाएगा। एनेक्शर नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर बाय एनी चांस द कैश इज बियॉन्ड द रिटेंशन लिमिट, पहले रिटेंशन लिमिट चेक करो, इंश्योर करो कितनी बार रिटेंशन लिमिट से कैश ऊपर गई है। एनेक्शर तो वो लोग फटाक से बना के दे देंगे,
बट 12 महीने की वर्किंग में अगर 36 से ज्यादा बार, 40 से ज्यादा बार आपको दिख रहा है कैश एक्सेस जा रही है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग. There is certain account which are pushing this cash balances up, or bank is not getting effective time to bring down the cash balance once it exceeds. Currency chest या बाजू वाली ब्रांच को कैश रेमिट करने का भी समय नहीं मिलता है. बट सर उससे क्या फर्क पड़ता है, कैश ही तो थी ड्यूअल कस्टडी में, तो अभी आपने चेक भी करी. नो, एक जितनी एक्सेस कैश होती है वो क्या हो जाती है, एक अनसिक्योर्ड अनइंश्योर्ड. दूसरा ट्रेजरी ऑपरेशन बोलते हैं कि भाई अभी कल छुट्टी आ रही है दूसरे चौथे शनिवार की, तो 48 घंटों में भी आप उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जो 0.10% भी इसके ऊपर कुछ ब्याज कमा सके. ऐसा तो हो नहीं रहा है. It's a highly liquid thing which you are keeping on hand. That's the reason bank, as a part of one control mechanism, even in the concurrent audit, they focus a lot on this area regarding excess cash. फिर ATM का जो मैंने आपके फिगर एट द बैलेंस इन द बैंक बुक्स tallies with the amount of the balance at the respective ATM, जो हमारी अभी बात हुई डिफरेंस है तो उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है. ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई अभी. इंश्योरेंस कवर इज एडिक्वेट और नॉट. सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं यहाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी ऑब्टेन, यस और नो, या इंश्योरेंस है या नहीं हम लिख के आ जाते हैं यस और नो. बट हमें हमेशा आंसर क्या दिया जाता है ये चीज के अंदर, व्हाट आंसर which we are given always. Sir, insurance policy is there but kept at the actual level. So what should be my answer? Insurance, yes, comma, policy made, did not made available for verification. If made available, nothing. Yes, okay. और चेक कर लो कि भाई आपकी बैंक की कैश, आपकी ब्रांच की रिटेंशन लिमिट के जितनी इंश्योरेंस के अंदर मेंशन की गई है या नहीं. So that is the few points related to the cash. के बाद asset side में आगे जाते हैं, वहां पर आता है दूसरा पॉइंट, बैलेंस विथ बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड पर्टिकुलरली ट्रेजरी ऑपरेशन वाली जो ब्रांच है जो करेंसी चेस्ट का काम करती है, उनके रिलेटेड एक नया पॉइंट लगा दिया है. ठीक है. So now which points are to be checked over here? First, जैसे ही आप ये प्रश्न पे आएंगे, जनरली हम क्या करते हैं, बैंक ऑडिट में हम पूछते हैं, और कई बार परिस्थिति ऐसी बना दी जाती है पूछना ना चाहे तो भी बंदा बाजू में ही रहता है. मैं LFR भरता हूँ, सर लिख दो नॉट एप्लीकेबल, अपना कोई बैंक में खाता नहीं है. 1 मिनट रुको, आस्क फॉर द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट भी नहीं आई, आपको पता है ना, वो क्लोजिंग रिटर्न बन रहे हैं वहां. सर क्लोजिंग रिटर्न नंबर 1 बैलेंस शीट है, वहां उसके फॉर्मेट में वो आ रहा है, बट 31 मार्च का डे एंड जो आपका 1 अप्रैल को हो रखा था उसकी तो बैलेंस शीट होगी ना, लाइए मुझे दीजिए. और 31 मार्च की ना हो तो भले मुझे 28 मार्च की दे दीजिए. वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आप यूं उंगली घुमाएंगे तो मिलेगा एक बैंक बैलेंस. SBI का खाता दिख गया आपको. सर आप तो बोल रहे थे खाता नहीं है. अरे सर है, पुराना है, आप उसको छोड़ो, हम ठीक है लिख दो पुराना है. कम वेट, why the account is opened? If there is an account, I need to obtain balance confirmation certificate from them at the year end. And if there is a difference, nature of difference, what the reason of difference, observation on the unreconciled item to be given by the auditor if there is pending entries of the cash item. Generally, what is the reasons for difference? Revenue item requiring adjustment or write-offs many a time. Like I'm at a small location, my bank's other branch is also not nearby, and the current account is maintained with the SBI, or maybe a cooperative bank maintaining current account with the district cooperative bank, or maybe the other nationalized or a private bank. और मैंने सोचा मैं भी बैंक, सामने वाला भी बैंक, मैं कैश भरवाते गया, वो लेते गया, मैं उठाते गया, वो देते गया. ईयर के एंड पर इन्होंने मेरे पास बहुत सारे चार्जेस दिए थे उनके खाते में, जो मैंने अपने खाते में रिकॉग्नाइज ना किए थे. असूमिंग मैं भी बैंक, आप भी बैंक, एक दूसरे से चार्जेस कैसा? वो बोलता है भाई आप भी बैंक मैं भी बैंक, बट आप तो मेरे लिए ग्राहक ही हो, मैं तो आपसे चार्जेस लूंगा ही. तो
जो नॉन रिकंसिलिएशन था उसमें ऐसा कुछ तो ना पकड़ में आया कि मैंने कैश भरी थी और उसने जमा नहीं दी मेरे खाते में, चलो उतना तो बच गए। बट ऐसी जो सारी एंट्रीज थी जिसके रिलेटेड रेवेन्यू आइटम को रिकंसाइल करना रह गया, सर क्लियरिंग हाउस के साथ आपका खाता था, क्लियरिंग हाउस भी ओवरड्यू अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज करता है, चार्जेस चार्ज करता है, तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। सर एमओसी शब्द दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, आज ही मैंने बीओबी का क्लोजिंग सर्कुलर पढ़ा, बीओआई का क्लोजिंग सर्कुलर पढ़ा, दोनों के अंदर उन्होंने लिमिट देके रखी है 50,000 से ऊपर का अगर कोई पीएनएल को इफेक्ट होने वाला मामला होगा तो आपको एमओसी देनी है। तो ये अगर अमाउंट विच इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस रिलेटेड टू रेवेन्यू इन नेचर 50,000 से ऊपर का बन जाता है तो खाली वाउचर गिरा के मैं उसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इट वुड रिक्वायर मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस? सर 31 तारीख की बैलेंस शीट बन गई, ऑडिट 4 तारीख को शुरू होकर 7 तारीख को फाइनल हो रहा है, जोन का ऑडिट 22 को फाइनल होने वाला है। तो 7 तारीख को मैं 31 तारीख की पोजीशन को चैलेंज करके उसके रिलेटेड कोई चेंजेस, सुझाव, सजेशन देना चाहता हूं तो उसको थ्रू दिस डॉक्यूमेंट में करूंगा। बीओबी का आज ही क्लोजिंग सर्कुलर देखा, 14 नंबर का क्लोजिंग रिटर्न है, पार्ट 1 पार्ट 2 कि भाई फला फला खाता डेबिट, फला फला खाता क्रेडिट, और इस प्रकार का वाउचर आपका ये जाएगा, एंड दैट वुड बी टेकन बाय द सेंट्रल ऑडिटर इनटू कंसिडरेशन। जनरली हम क्या करते हैं सितंबर में, सर बैकअप बेच दो, मैं डिप्रिसिएशन डाल देता हूं, मैं जेवी डाल देता हूं, मैं डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, पार्टनर रेम्यूनरेशन डाल देता हूं। तो क्लाइंट ने बुक्स लिखे और मैंने सजेशन चेंजेस सजेस्ट किए, वो फॉर्मल प्रक्रिया हमारे ध्यान में नहीं आती क्योंकि वो चेंजेस मैं ही कर देता हूं in a good faith with my office clients, but it will not be the situation over here. And even after getting this point related to the audit trail starting from the new financial year in the large clients, again the situation would become little trickier, so we little take care about that. Okay, तो यहाँ पर मैं ये एमओसी के जरिए ये चेंजेस को प्रपोज करूंगा। एनी अदर डेबिट क्रेडिट एंट्रीज if remaining unreported for more than 15 days will require a very clear mention as well as the reporting in LFAR. करेंसी चेस्ट वाली कैश वो ब्रांच की नहीं होती, वो आरबीआई की होती है, बट आपकी ब्रांच के वहां करेंसी चेस्ट है तो उसके रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, on that the requirement is from the auditor to make a comment on, and any other matter deserving special management at the same time may be reported, right? That is about your second part related to the balance with the other banks. But मैंने जैसे बोला, आप पूछिए तो हमेशा ऐसा ही बोला जाएगा, खाता है ही नहीं, बट बैलेंस शीट से पता चलेगा खाता है, और खाता होने के बाद मुझे उसका बैलेंस कंफर्मेशन और रिकंसिलिएशन के ऊपर ये 4-5 पॉइंट्स के अंदर कमेंट। तीसरा मुद्दा असेट साइड का, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। यस, nowadays at the CBS branches you will not allowed to keep, I am consciously using the word money at call and short. If it was there, then as per the HO instruction this is required to be complied with. Balance देना होता है certified, and that too also not just merely a balance but duly reconciled balance denomination wise. That is it as far as the money at call and short notices. चौथा अगत्य का मुद्दा जो है वो है इन्वेस्टमेंट। सीधी सी बात ये है, ब्रांच अपने लेवल पर अपने बैलेंस शीट में कोई इन्वेस्टमेंट या खुद से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगा ना, नहीं होना चाहिए, बट अगर है तो दैट्स द पॉइंट, किस रीजन की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मतलब बैंक ने कोई कंपनी की लोन के बदले उसकी सिक्योरिटीज एक्सेप्ट कर ली, कोई कंपनी की लोन के बदले सिक्योरिटीज सिक्योरिटी के तौर पर रखी थी, या कोई जगह पर लोन की रीपेमेंट में ही आपने सिक्योरिटीज लेनी पड़ी क्योंकि वो रीपेमेंट नहीं कर रहा था इन कैश, तो बैंक को इंश्योर भी करना पड़ेगा ये सारी सिक्योरिटी आपने रख ली है अपने पास बाय व्हाटएवर मेथड, वो समय अनुसार अपना इनकम भी रियलाइज करके बैंक को दे। बैंक की बात कर रहा हूं,
अभी बैंक ने चाहा कि भाई ये सिक्योरिटी उस कंपनी की है जिसका हेड ऑफिस कानपुर में, और मैं कॉर्पोरेट ऑफिस लेके गुड़गांव या बीकेसी मुंबई में बैठा हूं, तो वो बीकेसी मुंबई ब्रांच वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी को कानपुर की एक सिलेक्टेड ब्रांच में पार्क करेगी, सो दैट दैट कानपुर ब्रांच विल बी एबल टू एक्सपीडिएट effective realization of the income on those securities. That's the only reason for which I shall be able to find any investment into the bank branch balance sheet. Clear? But अब digital demat और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ द फंड्स एंड डिविडेंड वारंट्स वगैरह आ जाने के बाद ये उतना डिफिकल्ट नहीं है कि भाई मैं एचओ में बैठ के इंडिया के कोई भी कोने में कोई कंपनी की सिक्योरिटीज होल्ड करता हूं तो उसकी इनकम की रियलाइजेशन ना कर। सो नाउअडेज यू विल नॉट फाइंड एनी एचओ इन्वेस्टमेंट बीइंग पार्क्ड एट branches. So mainly, largely, this particular annexure related to investment is going to be nil only at the branch. तो ये पहले 4 मुद्दे खत्म हुए। अभी सबसे लंबा बड़ा पेचीदा इंपॉर्टेंट मुद्दा आ रहा है, वो है एडवांसेस। एडवांसेस के अंदर मैं आईरेक की बात नहीं करने वाला हूं, बट हम उतने ही मुद्दों की बात करने वाले हैं जितने मुद्दे एलएफआर में कवर किए हैं। अगर उतने मुद्दे ही हम पिकअप कर ले, चाहे लार्ज बोरोवर के साथ चाहे रेगुलर बोरोवर्स के साथ, ऑटोमेटिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू द एलएफआर हैज बीन कवर्ड। बड़ा अच्छा सा सजा सजाया सा चेकलिस्ट ही मानो तो आपको यहाँ पर मिल गया है, और उसको फॉलो करते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें कवर होगी। सबसे पहले यहाँ पर लाइन टू लाइन रीडिंग करके हमें जो चेंज दिखना है, जो लाल कलर में है, वो रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ लार्ज बोरोवर, और उसके बाद येलो कलर में जो देख रहे हो दैट्स द एडिशनल न्यू रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ लार्ज बोरोवर। पहले लार्ज बोरोवर की परिभाषा में क्या फर्क, क्या चेंज लाए हैं लार्ज बोरोवर की परिभाषा। पहले क्या था, 5% ऑफ द एग्रीगेट एडवांस और 2 करोड़ इंडिविजुअल अकाउंट की बैलेंस whichever is less. Now let's read. For this purpose, I'm reading this red one. Large advance are those in respect of which outstanding is in excess of 10% of outstanding aggregate balance of fund based and non fund based advance of the branch. लास्ट पहले क्या था, राइट साइड पे जाइए, अंडरलाइन किया हुआ लास्ट बुलेट पॉइंट, 5% ऑफ द एग्रीगेट एडवांस। अभी क्या बोला है, 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग एग्रीगेट बैलेंस ऑफ फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड एडवांस ऑफ द ब्रांच। आई एम कमिंग टू एलाबोरेशन और दिस 10 CR व्हिचएवर इज लेस। तो बड़ी ब्रांच है तो 10 करोड़ उसकी मर्यादा बन गई, 10 करोड़ से ऊपर वाला सारा खाता बड़ा अकाउंट हो गया। सर मेरी तो ब्रांच ही 25 करोड़ की है, 2.5 करोड़ से ऊपर वाला सारा अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर नया डेफिनेशन, क्या क्या ध्यान रखना है मुझे, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग एग्रीगेट बैलेंस ऑफ फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। कौन कौन सा अमाउंट, विच अमाउंट शैल आई टेक, फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग, नॉन फंड बेस्ड सैंक्शनड अमाउंट, और ये दोनों की जो जोड़ मिलेगी उसका 10% जो बनता है वो या 10 करोड़ whichever is less shall be my limit for an account to be included in annexure to large borrower. I hope this is clear to all of us, the definition. I found one member has raised the hand. If there is any query, you can put up in the chat box and I'll respond to this, provided the query is related to the point which we are discussing. Now, येलो वाला पॉइंट जो है वो एक नई रिक्वायरमेंट है कि भाई ये लार्ज बोरोवर का करना क्या है। सर करना क्या है, वो एनेक्शर बना के दे देते हैं, जोड़ देना है ना। देखिए क्या मांग रहे हैं, लेट्स रीड इट लाइन बाय लाइन। ऑल द अकाउंट अबाउट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड के ऊपर वाले मतलब 10 करोड़ या 10% के ऊपर वाले, ट्रांजैक्शन लेवल ऑडिट
account specific details are to be seen and commented upon, whereas below threshold बाकी सारे खाते at least the process need to be checked and commented upon. Comment of the branch auditor on advances with significant adverse feature might need attention of the management. Statutory central auditor should be appended to this annexure. तो लार्ज बोरोवर में तो मुझे ट्रांजैक्शन लेवल तक जाके कमेंट करने हैं, ठीक है. What would be my transaction level audit, or how would I be doing this thing called transaction level audit in the accounts? Sir, simply what a transaction they are doing, and are they commensurate with I'll not say size and nature of the business, that's the typical auditing language, the type of the borrower's facility or not. खाते में आप ट्रांजैक्शन देख रहे हो वो उसकी टर्म्स ऑफ सैंक्शन से मैच कर रहे हैं या नहीं. Here I like to spend couple of discuss this because आगे वाले क्वेश्चन में भी यही पॉइंट या यही चीजें थोड़ी बहुत और रिलेवेंट होने. तो मैं कैसे इसको ट्रांजैक्शन लेवल पे देखूंगा? सर कोई खाता था कि जो SMS 01 पे चल रहा है, मतलब potential NPA में चल रहा है, या even a regular account, a large borrower which I will be picking up, and in that annexure in the beginning what I mentioned, those all things would be very readily made available to me. Now if I get into the details of the debits and credits, what size of the amount is being credited, debited. आज आपको पता है कि ये बंदा कार की डीलरशिप चलाता है तो उसके पास मिनिमम क्या साइज में पैसा आना चाहिए, क्या साइज में किसको पैसा जाना चाहिए. आप बोल रहे हो कि मारुति का डीलर है, लेट्स टॉक अ स्मॉल एग्जांपल कि सर ये पार्ले का डीलर है, तो उसका पैसा एक ही जगह जाना चाहिए, पार्ले के सुपर स्टॉकिस्ट को, और उसके डेटर की लिस्ट देखी जाए तो क्या आने चाहिए, मेरे गांव के पूरे 250, 300, 1000, 2000 रिटेलर्स, और वही डेटर की लिस्ट के अंदर भी टॉकिंग अबाउट दैट पार्ले का रिटेलर, वही डेटर की लिस्ट के अंदर भी यहाँ पर कोई 1,00,000, 1.5 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग नहीं दिखेगा. क्यों? अगर दिखा तो I need to go and ask whether it is for more than 90 days. Yes, then there's in my next question related to DP is properly worked out or not, वो चीज फॉल करेगी. So वो तो आपको दे देंगे less than 90 days, more than 90 days ये क्रेडिटर, बट कई बार अगर लगता है तो मैं उनको जस्टिफिकेशन भी मान सकता हूँ या चैलेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये पार्ले का बंदा 250 लोगों को दे रहा है, कोई एक बंदे को लाख रुपए से ऊपर का माल नहीं बेचना है उसको. सर मॉल होगा ना, मॉल को सुपर स्टॉकिस्ट डायरेक्ट देता है, छोटे छोटे रिटेलर को 7 दिन, एवरी 7 डेज, एवरी 4 डेज इसकी टेम्पो आके माल देके जाती है, तो किसी का बैलेंस लाखों में जाने वाला नहीं. और अगर चला गया उसका मतलब ही ये हुआ कि लार्ज आउटस्टैंडिंग बोरोवर है, व्हिच मस्ट बी large outstanding indicators है, सॉरी, बी बियॉन्ड 90 डेज. उसकी बुक डेट स्टेटमेंट से मुझे पता चलेगा. इन एंड आउट में देखूंगा तो आउट एक ही जगह होगी जो उसका सप्लायर है. कोई खाता मेरे पकड़ में आया क्योंकि वहां से फ्रीक्वेंट कैश विड्रॉल हो रहे थे, ये ट्रांजैक्शन आगे PMLA के पॉइंट में आएगा, और कल जयेश जी पढ़ाएंगे आपको रेड फ्लैग्स अकाउंट, अर्ली वार्निंग सिग्नल, तभी भी आएगा कि कोई जगह पर उसकी रेगुलर प्रक्रिया से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा कैश के अंदर आप मूवमेंट देखते हैं. सो दैट इज ऑल्सो रेड फ्लैग और दैट इज ऑल्सो सिग्नल. तो कोई खाते में बहुत सारी कैश विड्रॉल आ रही थी, दैट ऑल्सो फ्रॉम द नॉन बेस ब्रांच, कोई और जगह से कैश उठा रहा था, और उसके चलते वो ये खाता अपने सैंपल में यार हमने देखा तो immediately, you know, the moment I get into the details of any account, the manager keeps telling you the reason, answers. सर ये है, वो है. सर आप चिंता ही ना करें, वो तो L&T का बड़ा रोड कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ से 50 किलोमीटर का पैच बनाने को उसको दिया था, तो वो जो गांव में दिहाड़ी देनी होती है वहां से वो कैश विड्रॉ कर लिया. ओके, व्हाट अबाउट द क्रेडिट्स? L&T shall not pay him in cash. 12 महीने में 12 रनिंग बिल बनेंगे, L&T पर 12 बार पेमेंट आनी चाहिए. उसके अलावा कुछ मामला दिख रहा है खाते में, तो चाहे डाइवर्जन ऑफ फंड भी हो सकता है, मिसयूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिट्स भी हो सकता है, व्हाट. सो ट्रांजैक्शन लेवल ऑडिट में मुझे एक एक वाउचर निकलवा के उसकी बिलिंग या सपोर्टिंग या पासिंग की एंट्री पे नहीं जाना है.
relevance of that debits and credit to the borrower's account, क्योंकि मैंने जब मेथड 1 मेथड 2 करके कैश क्रेडिट की वर्किंग कैपिटल की बनाई थी, तब वही बोला था ना कि भाई फला फला चीजों को देने के लिए मुझे कैश क्रेडिट की जरूरत है, क्योंकि मेरा उधारी इतने दिन के बाद आएगा, बट मेरी जिम्मेवारी पेमेंट की इतने दिन के पहले आ जाती है. I might have to pay creditors, light bill, my what we call salary, etc. at the end of 30th day, whereas my debtors would realize maybe within 60-65 days. So to meet that 1 month's working capital, I might have to require this CC limit. Sir, yes, you are raising the hand. You may put up your query into the chat box. Right. So that was about the thing. Further, critical comment based on the above or the case check should be given in the respective paragraph below. मैंने बोला ना कि अभी जो जो बात मैं ओरली आपसे कर रहा हूँ वो क्वेरी को रिपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पैराग्राफ आगे हैं, बट एक जो शब्द यहाँ पकड़ में है ट्रांजैक्शन लेवल ऑडिट, उससे घबराने की जरूरत है. मुझे यही देखना है कि भाई वो खाते में जिस कारण से फैसिलिटी दी गई, वो फैसिलिटी की जो मेथोडोलॉजी है उस तरीके से पैसा दिया है नहीं. कई बार ऐसा था, एक छोटी ब्रांच थी, वहां लार्ज बोरोवर में एक बड़ी सी हाउसिंग लोन भी आ गई 2 करोड़ के ऊपर वाली, जब मैं पुरानी लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर भी होना चाहिए कि भाई पैसा डायरेक्ट बिल्डर को गया या नहीं गया, ये हुआ या नहीं हुआ. राइट. सो that's the these are the few things we need to get into the details while looking at the transaction level audit into certain selected samples and sensitive accounts which by other methodology would have been came to the attention of the audit. बाकी सारे खाते में एटलीस्ट अप्रेजल से लेके बाकी सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन लेके बाकी सारी चीजें वो करनी जो करनी है वो ढंग से हो रही है या नहीं. That requires to be. Any other critical comments in the respective paragraph, we would get into the details. So let's get into the details further. 2-3. अब तक मैं खाली सैंपल साइज देता था. रिवाइज्ड LFAR मांगता है लिस्ट ऑफ द अकाउंट एग्जामिन्ड फॉर ऑडिट. ये पूरे साल में जितने, ये साल के लिए जितने खाते आपने ऑडिट और एग्जामिन करे हैं वो सारे खातों की लिस्ट, सैंपल की पूरी लिस्ट आपको देनी है. अकाउंट नेम, बैलेंस, फंड बेस, नॉन फंड बेस, टोटल फंड बेस कितनी थी, टोटल नॉन फंड बेस कितनी थी, आपने फंड बेस कितनी अमाउंट चेक करी. सो इट इज मे बी 35% ऑफ द फंड बेस, 20% of the non-fund base, or maybe 50% of the fund base, whatever may be the sample size. Large borrower और fresh sanction का एक बड़ा सा चंक कर ले तो 50% मोटा मोटी हो जाता है, except the branches where there is bundles of the retail thing like 250 कार लोन कर दी, 400 बाइक लोन कर दी, वहां पर बड़ा सैंपल नहीं कर पाएंगे. बट लार्ज बोरोवर और फ्रेश सैंक्शन कॉर्पोरेट लेवल की ब्रांचें होंगी या बड़ा फाइनेंस होता होगा, केसीसी वगैरह होगा, तो उतना बड़ा सैंपल नहीं कर पाएंगे. बट आई वुड बी एबल टू मेक आउट दिस सैंपल. There is no any specific requirement कि minimum इतना सैंपल करना ही है, but a reasonable sample should have been done. Important thing here is the yellow mark requirement is पूरी लिस्ट मुझे दे, जो जो खातों के बारे में, जो जो खातों की मैंने यहाँ पर ऑडिट करी है उनकी पूरी लिस्ट वहां पर मुझे, that is the important. फर्दर क्रेडिट अप्रेजल, इसमें 2-3 पॉइंट के ऊपर हमें ध्यान रखना है. जो जो प्रोसीजर है, इंस्ट्रक्शन है, वो फॉलो होते हैं नहीं, दैट इज द क्वेश्चन. लेट्स नॉट गेट इनटू द क्वेश्चन मोर, बट यहाँ पर भी 2-3 पॉइंट बात करते हैं. तो मोमेंट आई आस्क अबाउट रिन्यूअल और द फ्रेश सैंक्शन, मुझे क्या रिप्लाई मिलता है, सर आप चिंता ही न करें, ऊपर से रिन्यू होके आया है, ऊपर से सैंक्शन होके आया है. देखिए, एक एजीएम और 3 चीफ मैनेजर की कमेटी ने ये सैंक्शन लेटर साइन किया है. सर इसीलिए मैं चिंता कर रहा हूं, because it has been signed by 1 AGM,
a committee headed by 1 AGM and supported by 3 chief manager. और सर लास्ट पेज पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? Delegation of the branch is delegated these things to be complied with before sanction, before disbursement. सैंक्शन के समय इतनी चीजें कंपलसरी कर लेनी है और डिस्बर्समेंट के पहले इतनी चीजें कंपलसरी करनी है मेरे ब्रांच मैनेजर साहब, वो आपको करनी है। और आप ही बोल रहे थे ना चिंता ना करें क्योंकि ये 4 जन ने साइन करके दिया है, मुझे 4 जन ने साइन करके आपकी जिम्मेदारी अब दिखाई है, डेलीगेशन ऑफ द ब्रांच, इसलिए ज्यादा चिंता है। सर देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर टू बी डन एट द ब्रांच लेवल बिफोर सैंक्शन एंड डिस्बर्समेंट, and before disbursement of course yes, charge registered or not, CERSAI created or not, all the KYC of the borrower, co-borrower, guarantor, even CIBIL of the guarantor kept on record or not, net worth certificates, LADs, revised renewal, revised valuation reports in case of the certain assets and what not. Sanction later पढ़िए, उसमें लास्ट पेज पे देखिए ब्रांच को क्या क्या चीजों को कंप्लाई करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है और ब्रांच ने वो सारी जिम्मेवारी जो स्टेज पे बोली थी वो स्टेज पे निभाई है या नहीं। अगर ना, देन क्रेडिट अप्रेजल में मेरी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आए। ठीक है, ब्रांच टेक्निकली शैल नॉट हैव अ पावर ऑफ इट्स ओन डिस्क्रिप्शन। मेनली ब्रांच मैनेजर का 10-20 लाख रुपए का पावर छोड़ रखा है अभी, या तो चीफ मैनेजर कुछ बड़े स्केल का हुआ तो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए की पावर, बाकी सारा आइदर प्रोसेसिंग हाउस से या रेस्पेक्टिव एसएमई सेल वगैरह से पूरा आपका सैंक्शन होके आता है, बट उसकी डेलीगेशन तो आपको यहीं से करना। समझ में आ रही है बात? सो दीज ऑल गेट इनटू द डिटेल्स रिलेटेड टू द क्रेडिट अप्रेजल। सॉरी, के साथ साथ इसकी बात निकली है, पता नहीं कौन से पॉइंट पे वो आ रहा है, बट 2-4 मुद्दे और डिस्कस करते हैं। सर सैंक्शन लेटर खूब पढ़ो उसको। मैं कार लोन या 2 व्हीलर लोन या हाउसिंग लोन के सैंक्शन लेटर की बात नहीं कर रहा हूं जो मोर और लेस एक ही फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट चलते हैं, बट वो सैंक्शन लेटर जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ 25 करोड़ की लिमिट को स्पेसिफिकली दिया गया है। सर लास्ट पेज पे चले जाओ, लास्ट पॉइंट पे चले जाओ, सैंक्शन लेटर के क्या लिखा होता है? टर्म्स कंडीशन, और नीचे क्या लिखा होता है? नॉन कंप्लायंस विथ एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन अबव shall fetch 1%, 2% additional penal interest over and above the regular penal interest। पढ़ लो क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, कौन कौन सी ऐसे कंप्लाई नहीं हो रही है। Like one, let's take very simple things. What could it be? Like इन्होंने बोला था कि आपका सिटी बैंक में या कोई प्राइवेट बैंक में जो खाता है उसको आपको बंद कर। क्यों? क्योंकि आप मेरी बैंक के साथ सोल बैंकिंग करेंगे। ओके, जब तक चालू रखेंगे, बोले 3 महीने चालू रखने की परमिशन मिली है लास्ट रिन्यूअल में। वो 3 महीने में जैसे ही सिटी बैंक में पैसा पड़ता है वो पैसा ये सीसी अकाउंट में लेके आना है, प्लस वो 3 महीने 6 महीने जब तक आपने वो खाता बंद करवाने का टाइम दिया है तब तक उसकी स्टेटमेंट आपको जमा करवानी। आपने देखा ना तो पैसा आ रहा है, ना तो स्टेटमेंट आ रहा है, ना तो खाता बंद हुआ है, और मल्टीपल बैंकिंग चल रहा है जो मैंने अलाउड नहीं करना था, सोल बैंकिंग करवाना था, ले लो बिल इंटरेस्ट। Reading the sanction letter, compliance with the terms and condition is the responsibility of the branch to get it done. I'll find a number of points. So charges cooperative society, हाउसिंग सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं, कई जगह लिखा होता है कि भाई अनसिक्योर्ड लोन की पेमेंट करोगे तो आपको पहले बैंक को इंटीमेट करना है, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन को कैपिटल के तौर पर कॉज़ी कैपिटल गिनकर हमने आपका डीई रेशियो बिठाया था, राइट, डेट इक्विटी। भैया आपकी अनसिक्योर्ड लोन कम कर दोगे
आपकी अनसिक्योर्ड लोन ही कम कर दोगे, सो देयर वुड बी अ ट्रबल. सो दीज आर द रीजंस, एंड ऑन दीज ग्राउंड्स वन नीड टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस. बोला गया था कि भाई आपने फैक्ट्री बनाने के लिए लोन दिया है, जैसे जैसे जो जो फेज पर आपका आर्किटेक्ट आपको सर्टिफिकेट देगा, उस तरीके की फेज वाइज डिस्बर्समेंट की जाएगी, फेज वाइज डिस्बर्समेंट की जाएगी. अभी क्या पता चला, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट तो है ही नहीं. सर कल ले आता हूं, अरे कैसे पॉसिबल होगा कि जब 25% कंप्लीशन ऑफ दी सिविल वर्क मुझे देना था, बैकडेट में लाओगे आप, मैं एक्सेप्ट करूंगा, राइट. These are the things compliance related to credit appraisal as well as the terms of sanction. और नहीं होता है तो यहाँ penal interest आता है, और any item making change to the P&L beyond rupees 50,000 shall even require the MOC other than advances. Credit appraisal, quick mortality. कोई खाता सैंक्शन होने के 12 महीने में ही NPA हो जाता है. पूरी विगत मुझे यहाँ देनी है along with my observation. Point number 3, I already narrated. Borrower account, the applicable rate of interest is correctly fed into the system. जब जब benchmark rate MCLR, EBLR के अंदर change हुआ है, during the year also it had happened, proper उसी डेट से उसकी लिंक करके उसी डेट्स पे whether that has been changed or not. Like if it is a Pinnacle HACL INQ या HINT PRF दो कमांड्स है, उसको अगर आप देखेंगे so automatically you will be able to get to know the trail of change into the rate of interest. Frequent review renew अगर होता है तो उसके बारे में भी मुझे यहाँ कमेंट लिखना है. क्रेडिट रेटिंग एक पूरा नया पॉइंट यहाँ रिवाइज्ड LFAR में लेके ये लोग आए. क्या बोला है क्रेडिट रेटिंग के बारे में? पॉइंट नंबर 1, बैंक की पॉलिसी मुझे समझना होगी. क्रेडिट रेटिंग बैंक की पॉलिसी, एवरी बैंक हैज गॉट देयर ओन स्पेसिफिक पॉलिसी ऑफ ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग. कौन से खाते में कब कैसे क्रेडिट रेटिंग लेना है, कितनी पीरियोडिसिटी पे लेना है, वो किसकी जिम्मेवारी है? बैंक. ठीक है, मुझे बैंक की पॉलिसी पता होनी चाहिए रिगार्डिंग व्हाट, क्रेडिट रेटिंग. कौन से खाते में क्रेडिट रेटिंग लेना है, कहां से लेना है? आरबीआई की अप्रूव्ड 6 संस्थाएं हैं लाइक केयर, क्रिसिल वगैरह वगैरह, उनमें से किसी एक के पास. मुझे क्या चेक करना है? क्रेडिट रेटिंग हो गया या नहीं, हो गया तो रिपोर्ट आई या नहीं. रिपोर्ट आई तो क्रेडिट रेटिंग में दिए गए रेटिंग के अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाया या बढ़ाया, चेंज किया या नहीं. द मोमेंट आई विल आस्क दैट सर चार्जेस आर डेबिटेड, पूरा पैसा रिकवर कर लिया, सर आई एम नॉट कंसर्न्ड विद चार्जेस. फर्स्ट शो मी द रिपोर्ट. सर रिपोर्ट आना बाकी है, क्यों बाकी है? आज की आज मंगवाओ, फोन से पूछो, फोन से वैल्यूएशन पूछ लेते हो ना, सैंक्शन करवाना होता है तो सर कितना वैल्यूएशन है, फोन से रेटिंग पूछो, ड्राफ्ट क्या है. सर पता है उसको इस खाते का रेटिंग घट रहा है इसीलिए रिपोर्ट नहीं मंगवाई है, या रिपोर्ट मंगवा के उसकी सिस्टम में इंपैक्ट डालनी बाकी है. क्रेडिट रेटिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल इनटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सी क्रेडिट रेटिंग जनरली 5 करोड़ के बियॉन्ड लिमिट्स में ही एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग लागू होता है, और वहां पर क्रेडिट रेटिंग ऊपर नीचे हो जाने से 0.10% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क पड़ता है तो इतनी बड़ी रेवेन्यू लीकेज आप निकाल पाएंगे. सर मैं तो ये बोलता हूं आगे जाके कि कई बार हम प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट की कैटेगरी को भी चैलेंज कर सकते हैं, व्हिच विल आल्सो रिजल्ट इनटू चेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल एक खाते में मैं अड़ गया था, सर ये चीज एग्रो या एग्रो प्रोसेसिंग में, एग्री प्रोसेसिंग में नहीं आता. 4 दिन की डिबेट के बाद वी हैड टू एग्री. फर्क क्या पड़ा सर? स्टैंडर्ड अकाउंट था,
सर फर्क ये पड़ा, उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा 9.5% से फर्क आ गया, और गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम अंडर द गुजरात एग्रो पॉलिसी को छोड़ के उसको सीजीटी एसएमई में कवर देना पड़ा, जिसकी आपको इंश्योरेंस प्रीमियम भी वो खाते से वसूलनी पड़ी, क्योंकि बाई चांस खाता एनपीए जाता तो सीधा गुजरात एग्रो पॉलिसी या गवर्नमेंट गारंटीड प्रोग्राम में वो मना कर देते, क्योंकि ये प्रोसेसिंग या ये प्रोडक्ट वो पॉलिसी के अंदर कवर्ड नहीं था, बट जस्ट टू एनी रीजन उसको एग्रो या एग्रो प्रोसेसिंग वाले के अंदर इन्होंने डाल दिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट एंड गिविंग द डिस्काउंटेड और द गुड और द बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट is also a one big area of the concern at the processing level to be checked by the auditor. सर MSME, मेरे पास 2016 का MSME सर्टिफिकेट है और आज भी मैं उसको MSME की रेट दे रहा हूँ रिन्यूअल में, जब 2 साल पहले ही मैंने उसको 2 करोड़ की फैक्ट्री बनाने की लोन दी थी, जिसका लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पास अवेलेबल है, जहां मैं उसका ग्रॉस ब्लॉक चेक कर सकता हूँ, जहां मैं उसका टर्नओवर चेक कर सकता हूँ। मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ सर? करूंगा तो पता चलेगा इट इज नो मोर माइक्रो और स्मॉल। बट सर सर्टिफिकेट है ना, अरे सर्टिफिकेट 2016 का है, रिवाइज डेफिनेशन में देखो, रिवाइज बैलेंस शीट में देखो, इट इज नो मोर माइक्रो और स्मॉल, इट मे बी मीडियम एंटरप्राइज, एंड अकॉर्डिंगली the benefit in processing fee, benefit in rate of interest, concession in rate of interest may not be given, withdraw, call them back, right? तो ये सारी चीजें प्रोसेसिंग के समय पे बड़ा क्विकली मुझे देखना है कि भाई वो आता ही एमएसएमई नहीं रहा, आज उसकी बैलेंस शीट देख के 2 मिनट में पता चल जाता है, तो उसको एमएसएमई के फायदे क्यों, राइट? बियॉन्ड द डेलीगेशन पावर, यहाँ शब्द है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। सर एक रिन्यूअल 12 महीने वैलिड रहती है, अभी वो पेंडिंग फॉर रिन्यू है विद इन ड्यू डेट, बट जैसे ही रिन्यूअल के 12 महीने खत्म हो गए, समझ में आ रही है बात, इमीडिएटली उसको पिछले सैंक्शन में दी गई हुई सारी कंसेशन बेनिफिट्स stands to be withdrawn unless it has been renewed again. To check that particular point. Complying with the terms and condition, I already elaborated on that. Large corporate जो buyback of the shares करते हैं, they should be done from the own account, own funds, not from the borrowed fund. तो by chance ऐसी कोई large borrower वाली branches में हुआ, तो ये point के ऊपर आपको question पूछना होगा, depending upon the list of the borrower which you have on record. Documentation. Sorry, my health is not well since last about 4 or 5 days due to excess traveling. So in between, I'm taking little pauses. Documentation, ensure it has been very properly done. Plus, जब downgradation या upgradation होती है, आगे questions आएंगे, उसके related document बड़े ढंग से आपके पास होने चाहिए. This is about your documentation related to advances. Further, any deficiency in the document, give the entire list. OD or the loan against bank own FDR. That was probably one of the very first area of the advances I would have verified as an article training with same story with you. तब हम क्या चेक करते थे कि भाई दोनों डिपॉजिट धारकों ने अपनी साइन डिस्चार्ज करी है या नहीं, लाल पेन से लियन मार्किंग बैंक ने करी है या नहीं। अब क्या चेक करते हैं सर, लियन मार्किंग सिस्टम में हो जाती है। शब्द बदल गया, क्या बोला उन्होंने, नॉट ओनली ऑन द एफडीआर, बैंक्स डिपॉजिट रिसीट एंड द रिलेटेड अकाउंट, दोनों के ऊपर, सारे के ऊपर लियन मार्किंग हुई है या नहीं, सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट मंगवा के मुझे चेक करके कमेंट करना है। रिन्यूअल पेंडिंग, पहले मैं लिस्ट देता था 6 मंथ एंड अबाउ, 1 साल एंड अबाउ, अब कौन सा लिस्ट देता हूं, 3 to 6 months, 6 months and above. Not only the list, but I'll check the revenue leakage, charges recovered or not, reasons for overdue renewals, and during the account becoming pending for revenue, no other TOD or the ad hocs are given. If is it so, ask the comments of the stock and book date. And one पेचीदा प्रश्न 4 शब्द का है, DP is properly computed or not. सर वो लोग डीपी रजिस्टर ही नहीं बना, वो लोग स्टॉक स्टेटमेंट कब आया उसकी रजिस्ट्री ही नहीं रखते। सर आधे बोरोवर बैंक के फॉर्मेट में स्टॉक स्टेटमेंट नहीं देते,
या एज पर एनेक्चर करके 250 बोरोवर की लिस्ट थमा देते हैं, जिसको मोर देन 90 या लेस देन 90 डेज नहीं करके देते. These are the challenges, so that I am not able to arrive at the proper DP, and the bankers may not have that much of the time. They'll only take the total which has been given on the face of the stock statement and accordingly will allow the DP. तो ये बहुत कंसर्न वाला मुद्दा या पॉइंट रिगार्डिंग दिस. एक दो एग्जांपल यहाँ सर. स्टॉक स्टेटमेंट देखिए, कई बार आपको लगेगा ऐसा स्टॉक जिसमें वो डील नहीं करता वहां अपीयर कर रहा है, डाइस चिक्स मोल्ड नहीं होना चाहिए. डेटर 2 महीने के डेटर स्टेटमेंट देखिए और उसमें से 3-4 डेटर जिसकी बैलेंस घटी है उसको उठाइए. जो 3 डेटर का बैलेंस घटा है उसके नाम के साथ उतना पैसा सीसी में आना चाहिए. अगर नहीं आया है और डेटर घटा है, उसका क्या मतलब हुआ? ये डेटर का पैसा कोई दूसरे खाते में ले गए जो आपको नहीं ओपन रखना था, या डेटर ही बैलेंसिंग फिगर था, फेक था. सर 3 महीने का टोटल डेटर मंगवाइए और 3 महीने की जीएसटी की रिटर्न मंगवाइए और सेल से मैच करिए, पता चल जाएगा दोनों मैच नहीं हो रहा है. स्टॉक के वैल्यूएशंस देखिए, does it match with your general knowledge or maybe a googled per unit valuation of the typical type of the things. नॉन मूविंग स्लो मूविंग चीजें चलती रहती है जो चीजें जो आइदर टाइम के साथ एक्सपायर होती है और जो चीजें भले ही चालू है बट नए मॉडल के साथ एक्सपायर हो जाती है, वो पुराना स्टॉक तो कतई काम का नहीं. दवाई और फूड आइटम टाइमली बेसिस पे एक्सपायर होते हैं. मोबाइल फोन्स एंड अदर एक्सेसरीज वो नए मॉडल के साथ पुराने वाले ऑटोमेटिकली स्लो मूविंग बन जाते हैं. तो ये सारी चीजों के ऊपर मेरा ध्यान पड़ना चाहिए एंड आई वुड बी देन एबल टू कमेंट whether the DP is drawing power is properly arrived at or not. सर मार्जिन काटने में भी गलतियां कर देते हैं ये लोग, राइट? सो दिस आर द फ्यू पॉइंट one should keep in mind regarding the DP. सर DP मॉडिफाइड की डेट देखिए, वो डेट स्टॉक स्टेटमेंट से करस्पॉन्ड कर रही है. फिनेकल से लिस्ट निकलता है डीपी रजिस्टर का जिसके बाजू में एक शब्द आता है मॉडिफाइड या डिराइव्ड. हमेशा डीपी कौन सी होनी चाहिए? डिराइव्ड, बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी वैल्यू यू इंसर्टेड इनटू द फिनेकल. डीपी मेंटेन मतलब क्या? सीधी डीपी आपने मेंटेन कर दी है, वैल्यूएशन के बेस पर वो डिराइव्ड नहीं हुई है. So this is where I need to take care about this DP drawing power working. So that was about the DP. Check the date of entry of the stock statement, book date statement into the DP register. Creditors should be removed, only paid stock is eligible for DP. सर मैं तो बोलता हूँ उसके डेबिट साइड भी देखिए. क्रेडिटर आप देखते हो रिन्यूअल के समय उसके 4 बड़े क्रेडिटर सप्लायर का नाम भी मंगवाया जाता है. क्यों? मैं ये देखना चाहता हूं कि पैसा जो जा रहा है वो उसी पार्टी को तो जा रहा है ना जिसके पास से आप सप्लाई ले रहे हो. डेटर और क्रेडिटर से पैसा आता है तो मुझे पता चलता है ये कंपनी का नाम है, ट्रेड नेम है, फर्म का नेम है, बट आप मैक्सिमम इंडिविजुअल नाम दिख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट साइड पे. ऐसा तो नहीं है कि ये भाई ने कुछ प्राइवेट फाइनेंस लेके रखा और यहाँ पे पैसा जा रहा है. सर अंडर फाइनेंस अब देखिए मैनेजर की पावर कितनी है, बोले 1 करोड़ रुपए और पूरे साल में आपको 18 लोन मिली जो 1 करोड़ रुपए की. हाउ कैन आई बिलीव दैट उसने पकड़ पकड़ के गांव में से वैसे ही लोग ले आए कि जिनको 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी और वैसे ही 18 पार्टी. मैं तो नहीं मानता, किसी को 75 की जरूरत थी और किसी को 175 की जरूरत थी, बट ये भाई साहब ने जस्ट अपने पावर में प्रोसेसिंग हो जाए इसलिए अभी हर एक को 1 करोड़ रुपए थमा दिए. दैट वुड लीड टू अंडर फाइनेंस. एंड नेक्स्ट टाइम उसकी खाते में देखिए वो बहुत सारे दूसरे प्राइवेट फाइनेंस या इंडिविजुअल फाइनेंसर से पैसा ले आता है. यस सर, स्टॉक स्टेटमेंट को आप मैच करिए जीएसटी रिटर्न के साथ. स्टॉक स्टेटमेंट को आप मैच करिए आपकी क्या बोलते हैं थर्ड पार्टी सॉरी स्टैट्यूटरी चीजों के साथ लाइक जीएसटी रिटर्न्स एंड ऑल. इमीडिएटली यू विल बी एबल टू मेक कमेंट ऑन द सेम. सर एक एक स्टॉक 2 बार दिखा दिया जाता है. जो स्टॉक गोडाउन में होता है, जो स्टॉक आपने क्या बोलते हैं DP maintain है तो allowed to make comments. Sir, it is not derived based on the stock statement, but it has been maintained by the entered directly by the officers, which I do not accept. कई बार ये जो क्या होता है उसको कोल्ड चेन फैसिलिटी वहां पर स्टॉक होता है तो आप इंश्योर करें उसकी
ओरिजिनल रिसीट आपके पास है। कई बार ये क्या करते हैं, जो गोडाउन में माल पड़ा है उसको 2 जगह डिस्काउंट करवा लेते हैं, क्योंकि कई प्राइवेट बैंक खाली कॉपी के ऊपर इसको डिस्काउंट कर देते हैं। तो इंश्योर करें उसकी ओरिजिनल रिसीट भी आपकी ब्रांच में हो। अगर कोई हाइपोथिकेट किया हुआ माल आपका कहाँ पड़ा है, कोल्ड चेन फैसिलिटी। That is about few elaborated point related to DP. Let's march further. Latest audited financial statement renewal के समय आपने रिकॉर्ड पे रखे हैं या नहीं। अभी आता है मुद्दा स्टॉक ऑडिट का। Sir, simply remove that non-moving stock from the DP working and to that extent reduce the DP. अगर वही reduce DP करने के बाद 90 दिन तक आपका खाता ओवरड्रॉन रह जाता है, तो उसको क्लासीफाई दैट अकाउंट। डीपी वर्किंग के लिए इतने मुद्दे यहाँ पर दिए थे और इतना डिस्कशन इसीलिए है। अगर मेरी डीपी वर्किंग गलत है और 3 महीने या 90 दिन जो पर्टिकुलर आईरेक का नॉर्म्स है उस अनुसार मेरा डिमांड ड्राइंग पावर के सामने ओवरड्रॉन चल रहा है, तो द अकाउंट विल बिकम आउट ऑफ ऑर्डर एंड दैट इज द रीजन वी डिस्कस अ लॉट अबाउट दैट डीपी। ठीक है, अभी स्टॉक ऑडिट। स्टॉक ऑडिट भी बैंक की अपनी पॉलिसी है, तो आप जान लो कौन कौन से खातों में स्टॉक ऑडिट ये ब्रांच में एप्लीकेबल है तो स्टॉक ऑडिट अलॉट हुई है या नहीं, अलॉट हुई है तो हो गई या नहीं, और रिपोर्ट आया है नहीं, तो रिपोर्ट आया नहीं तो नहीं दिखाएंगे। क्यों? एडवर्स फीचर है, एक्शन टेकन लेना बाकी है। उसने तो बोल दिया इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस है, इसने बोल दिया स्टॉक ही नहीं था, इसने बोल दिया फैक्ट्री में मशीन चालू नहीं थी, वगैरह वगैरह वगैरह। सो जिस तरीके से हमने वो क्रेडिट रेटिंग में देखा उसी तरीके से एप्लीकेबल, एप्लीकेबल है तो अलॉटेड और नॉट, अलॉटेड है तो डन और नॉट, एंड इफ इट इज डन गेट मी द रिपोर्ट, राइट। सो दैट इज व्हाट इज अबाउट द स्टॉक ऑडिट्स। देखिए छोटे वाले जो अकाउंट्स थे खुद वेरीफाई कर लिए, सबसे बड़े वाले अकाउंट थे एनेक्चर टू लार्ज बोरोवर में आ गया, बड़े मीडियम वाले जो अकाउंट थे स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट आ गई। सो इसको ध्यान से लिखा जाए और एक बार पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए कौन से अकाउंट के रिलेटेड चीजें कहां से मिलने वाली है। Probably nothing would be escaped if I spend reasonable 4-5 days there at the branch. Cases of the advance to non-corporate borrower, पहले यहाँ शब्द था 10 लाख रुपए, अभी क्या बोला बैंक की पॉलिसी कि भाई नॉन कॉर्पोरेट बोरोवर को कितने लाख से ऊपर का आपने फाइनेंस दिया है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाने। डिलीजेंस रिपोर्ट, डिलीजेंस रिपोर्ट क्या है? अगर आप कंसोर्टियम फाइनेंस सब समझते हैं तो आपकी बैंक पार्टिसिपेटिंग बैंक है, आपका आउटस्टैंडिंग 5 करोड़ से ऊपर है तो 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार 2008-9 के सीवीसी सर्कुलर के अनुसार आपको डिलीजेंस रिपोर्ट लेके रिकॉर्ड में रख। ऑडिटर विल चेक व्हाट डिलीजेंस रिपोर्ट एप्लीकेबल, ऑब्टेन्ड और नॉट, इफ ऑब्टेन्ड व्हाट आर द एडवर्स फीचर, एक्शन टेकन और फुल स्टॉप। Physical verification of the security. The moment I ask about the physical verification of the security done by controlling authority or the bank, वो क्या बोलेंगे? सर हो गया था, देखो चार्जेस साल में 4 बार क्वार्टरली डेबिट हो गए। ओके, शो मी द इंस्पेक्शन रिपोर्ट, नहीं मिलेगी। सर कल देता हूँ, आज शायद मिल नहीं, मतलब आज रात बनाऊंगा कल तुम्हें दूंगा। ओके, कल सुबह वही मैनेजर पिछले 4 इंस्पेक्शन रिपोर्ट साइन करके ला रहा है, जो बंदा 2 दिन से एक रोना रो रहा था सर मैं तो फरवरी में यही ब्रांच में आया, और पिछले 4 क्वार्टर के इंस्पेक्शन रिपोर्ट भाई साहब साइन करवा के ले आ रहे हैं। अरे भाई तुम पिछले फरवरी में भी आए हो तो भी 2 consecutive inspection or the review physical verification cannot be done by the same official, the other official will be deputed to do this job. ये जो बैकडेट में या ऑडिट के दरमियान ये चीजें बनाने का मामला भी होगा तो इमीडिएटली आपके ध्यान में आ जाएगा। सब्सटेंशियल डिटीरियोरेशन इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, 50% से कुछ कम हो जाती है तो उसकी क्लासिफिकेशन बदलती है, और अगर 10% ही वैल्यू रह जाती है तो उसको लॉस एसेट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। अगर वो एनपीए अकाउंट है तो मास्टर सर्कुलर का 2 पॉइंट समथिंग पैरा है, वो आप जरा चेक कर लीजिएगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर न्यू रिक्वायरमेंट इनटू द एलएफएआर। सीधा एमओसी जाएगा अगर यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा डिटीरियोरेशन ध्यान में आता है तो। Deficiency in the security and inspection and coverage, adequate insurance. I already narrated that insurance. 2 दिन पहले, just 2 दिन पहले सर मैं 2 दिन नहीं, yesterday only, yes, yesterday only I could finalize my February month's report of one of the big branch of a nationalized bank, जिसकी ड्यू डेट थी 12 तारीख। क्यों वो 26 तारीख तक चला, मंडे तक क्यों चला? एक ही कारण था, मैंने 162 खातों में इंश्योरेंस नहीं है
कॉपी नहीं है वैसी क्वेरी डाली. They try to convince me, you look, there is a debit into the account. No, I am not interested in a cross-selling business. It's nowhere there in my audit checklist, neither as an LFR nor as a concurrent auditor, but it is there in my checklist to verify the insurance policy and see there exists a banker's clause. The insurance policy includes that much of the stock which has been averagely stored into that person, which is the value of the property which has been given as a primary security because I funded that property, or the value of the property which I have taken as the collateral security. तो इंश्योरेंस कॉपी ना मिलना भी उतनी ही गंभीर भूल है सर. 15 इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल रही है, जाके देखेंगे तो 5 में पता चलेगा कि बैंकर क्लोज ही नहीं है. कल उठ के समथिंग गोज रॉन्ग, बैंक will not have a charge over the claim of that insurance, and that's the reason points observation related to this insurance is equally important. Red flagged account, you have got a very separate session on the same, so I'll not be getting into the details of it. सर ये बड़ा मस्त क्वेश्चन लेके आए. टॉप 5 लार्ज एडवांस जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में भी आप कमेंट करो. लार्ज बोर और कनेक्टर में ऑलरेडी आ गए हैं, बट यहाँ कोई ऐसी मेजर एडवर्स फीचर आती है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर मुझे. लीजिंग फाइनेंस एक्टिविटी है तो उसकी आगे एक स्पेशल गाइडलाइंस है, उसके तहत उसका कंप्लायंस पालन होना चाहिए. आपका जब फिनेकल का सेशन होगा या आगे बात करेंगे डेटा इंटीग्रिटी की रेड फ्लैगिंग के समय, तब सर इसके ऊपर ज्यादा एलाबोरेट करेंगे ये क्या बोल रहे हैं. फिनेकल जहां जहां है वहां असेट क्लासिफिकेशन के लिए एक दूसरा सॉफ्टवेयर यूज होता है, और वो जो क्लास है उसके रिलेटेड लास्ट ईयर का सर्कुलर भी आया है. देयर हैज टू बी नो मैनुअल इंटरवेंशन, पूरा ऑटोमेटेड होना चाहिए. तो मैं भी ऐसी 4-5 चीजें चेक करके, एक वो मुझे MRL देंगे कि भाई हाँ ये पूरा ऑटोमेटेड है, और मैं चेक भी करूंगा ऑटोमेटेड है. डेट ऑफ NPA चेक कर लीजिए, कांस्टेंट तो नहीं रह रहा. डेट ऑफ NPA हर साल बदल तो नहीं रह रहा है. बदला कैसे? मैनुअल इंटरवेंशन पकड़ में. बट आफ्टर दिस लास्ट ईयर सर्कुलर कमिंग इन, द मैनुअल इंटरवेंशन बीन ड्रॉन. सर्कुलर नंबर नीचे मैंने आपको रेफरेंस के लिए लिखा. सर NPA 90 दिन से ऊपर वाले की मैं चर्चा करता था, 1 साल से 2 साल के ऊपर वाले की चर्चा करता था जब मैं प्रोविजनिंग नॉर्म्स लगाता था. नया LFR क्या मांग रहा है? कमेंट ऑन SMS 0, 1, 2, 30 दिन, 60 दिन और अप टू 90 डेज भी जो क्लासिफिकेशन ये सिस्टम ने विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन करी है वो सही है या नहीं, सैंपल बेस पर चेक कर लीजिए. बट इफ द earlier point you are satisfied, these things would also be operating properly. सर IRAC और प्रोविजनिंग में भी एक चीज आती है, सिक्योर्ड होता है तभी उसको सब स्टैंडर्ड और D1 D2 में लिया जाता है, बट अनसिक्योर्ड पोर्शन पे ईयर 1 से 100% प्रोविजनिंग होती है. ये जरा एक IRAC में ध्यान रखिएगा. सर जब हम कंपनी का ऑडिट शुरू करते हैं, कहां से शुरू करते हैं? ओपनिंग बैलेंस से. यहाँ क्या चीज देखनी है? लास्ट ईयर के LFR की कंप्लायंस और लास्ट ईयर की MOC की इंपैक्ट बुक्स के अंदर दे दी गई या नहीं, प्लस मैंने जो MOC दी है उसकी भी इंपैक्ट आई है नहीं, और यहाँ पर उसका आएगा कमेंट और डिस्क्रिप्शन. 10 करोड़ से बड़ा कोई खाता अपग्रेड या डिग्रेड हुआ है उसके बारे में मेरी कमेंट, और RBI की पॉलिसी का, प्रोविजनिंग का कंप्लायंस हुआ है या नहीं. स्ट्रक्चर्ड अकाउंट की लिस्ट वहां गई है या नहीं. सर रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा कोई भी बदलाव टर्म्स ऑफ सैंक्शन में आता है तो टेक्निकली उसको रिस्ट्रक्चर्ड मानते हैं. आपको रिस्ट्रक्चरिंग के पैरामीटर बैंक के लेने हैं और उसके अनुसार RBI की गाइडलाइंस भी आपके पास है, वो दोनों फॉलो होके रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस हुआ है या नहीं वो चेक करना है. कोरोना के चलते बहुत सारे खाते लास्ट ईयर रिस्ट्रक्चर्ड हुए थे, सब्जेक्ट टू सर्टेन परफॉर्मेंस इन द इयर्स टू कम. So this year would be the year where I would be checking a lot of restructured, rephased account which happened in the last year, today performing well or not. So these 2 points would come over there for the reporting. Regularly stand for the stressed assets. जो भी पॉलिसी बोर्ड के अप्रूवल के अनुसार है उसको आप कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं. अपग्रेडेशन ऑफ द NPA एज पर द RBI नॉर्म्स हो रहा है या नहीं. सर अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरे साथ पढ़िए, PPT बाद में मिल जाएंगी, डोंट वरी.
Whether the auditor disagrees with the upgradation, comment. Right? Further. Controlling authority has authorized a legal action for the recovery of the advances, whether branch initiated that or not. IBC वाला कोई खाता आपके ब्रांच में है, प्रॉपर उसकी फॉलो हो रही है या नहीं? अभी तो 1 करोड़ के ऊपर आईबीसी लगती है, पहले जब 5 लाख वाला भी सिक्योर्ड क्रेडिटर इसके ऊपर आईबीसी इनिशिएट करवाता था तो ब्रांच लेवल पे भी बहुत सारे खाते हुए थे, और ये पॉइंट 2 साल पिछले थोड़ा इग्नोर रह गया क्योंकि कोरोना में आईबीसी को सस्पेंड किया था, 6 महीने के लिए आईबीसी प्रोसीडिंग को थोड़ा होल्ड पर रख दिया था, बट अभी ये फुल्ली ऑपरेशनल है, तो इसकी कमेंट भी आएगी अगर कोई खाता आईबीसी के तहत है तो। ईसीजीसी का हम सर्टिफिकेट भी देते हैं, बट यहाँ क्या एक नई चीज आ गई है, येलो मार्क रिजेक्शन के बारे में भी कमेंट देनी और पूरा टेबल, ओपनिंग, न्यू क्लेम, रिजेक्शन एंड व्हाट इज माय क्लोजिंग बैलेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर एज वेल एज द अमाउंट। वैल्यूएशन रिपोर्ट पीरियोडिसिटी मुझे पता होनी चाहिए और उसके अनुसार उसको लिया गया है या नहीं। पैरा नंबर का रेफरेंस भी आपके लिए यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। रिकवरी प्रोसीडिंग को बैंक ने सही तरीके से यूटिलाइज किया या नहीं, प्रॉम्प्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ द बैंक्स कोर्ट्स डिक्री एंड रिकवरी और नॉट, कोर्ट की डिक्री का पालन ढंग से हो रहा है या नहीं। रिकवरीज आपकी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और कैपिटल के ऊपर किस तरीके से अप्रोच होगी, पहले इंटरेस्ट बाद में कैपिटल ऑफ कोर्स। ये 11 नंबर का पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग ये लोग लेके आ गए हैं, दैट टॉक अबाउट, जो हम बहुत फेस कर चुके हैं पिछले सालों के अंदर। व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट? जहां पर डॉक्यूमेंट्स को सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर पे रखा गया है और बहुत ही थोड़े समय के लिए जाके मैंने वहां पर डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, तो वहां पर कोई मेरी ऑब्जर्वेशन है तो ये 11 नंबर का येलो पॉइंट है, वहां पर मैं लिखूंगा, राइट? दैट इज वन पॉइंट बी नोटेड ओवर हियर। नॉन फंड बेस्ड ऑडिट मैंने शुरुआत में ही बोला, मैं पहले पोजीशन स्टेटमेंट देता था, एलसी डिफॉल्ट एज ऑन द पर्टिकुलर डे, बीजी एलसी इन्वोक्ड एज ऑन द पर्टिकुलर डेट, नो ड्यूरिंग द ईयर, पूरी लिस्ट। सर घोष जिलानी के अंदर 57 नंबर का पॉइंट है और अभी नया सर्कुलर भी आ गया है, एलसी जो इश्यू हो रही है वो सीरियली नंबर होनी चाहिए। 50 लाख से ऊपर की बैंक गारंटी जो आप इश्यू कर रहे हो, सॉरी 50,000 के ऊपर की, उसके अंदर 2 जनों की साइन होनी चाहिए। ये पॉइंट भी रैंडम बेस पर चेक करो, तो घोष जिलानी खाली यस नो करते हैं, उसका 1 या 2 ऑडिट एविडेंस तो अपने पास रहेगा। एंड द एंटायर लिस्ट ऑफ इंस्टेंस वेयर इंटरचेंजेबिलिटी हैपेंड। इंटरचेंजेबिलिटी क्या है? आपका 50 लाख फंड बेस्ड लिमिट है, 50 लाख नॉन फंड बेस्ड लिमिट है, बट कोई कॉन्ट्रैक्ट में आपको 60 लाख का बैंक गारंटी देने को आया और आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि नॉन फंड बेस्ड लिमिट को बढ़ाया जाए, तो आपने क्या बोला, मेरा जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस है फंड बेस्ड में शायद मेरा 35 लाख आउटस्टैंडिंग है, तो मुझे वहां पर 10 लाख की एडिशनल बीई वहां पर मार्क करके दे दो, तो दैट्स कॉल्ड इंटरचेंजेबिलिटी। प्राइवेट बैंक ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, मोस्ट ऑफ द बैंक हैव स्टार्टेड फॉलोइंग दिस। बाय चांस ऐसे खाते में आपने एक चीज करी है तो आपको यहाँ लिस्ट देना। सन्ड्री एंड सस्पेंस, सर 31 तारीख को आपको वेलकम करने के लिए यहाँ पर तो देयर वुड बी वेरी लेस नंबर ऑफ एंट्रीज पार्क, वही एंट्री होगी जिसके बारे में उसके पास रीजंस है या कुछ भी करके उसको रिवर्स नहीं कर पाए। बाकी आप सोचते हो कि 20-25 एंट्री मिलेगी यहाँ, ना, नेवर। सर कंकरेंट ऑडिटर की आप पिछले महीने की बैलेंस 28 फरवरी की बैलेंस उठा के देख लो, सस्पेंस में 15 एंट्रीज थी, आज कहाँ चली गई? सर कोई ऐसे दूसरे खाते में जिसके 90 दिन आज नहीं हुए, क्योंकि आप तो 90 दिन के ऊपर वाला ही पूछने वाले थे ना। सर मैं तो लेजर मांगूंगा और देखूंगा 1 जनवरी को कितनी एंट्रीज थी, ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स कितनी एंट्री रिवर्स करी, कौन से खाते में ले गए, वेदर इट इज विद इन योर पावर, या 25 मार्च को उसको वैसी जगह पर पार्क करी कि वहां पर मोर देन 30 डेज की रिपोर्टिंग भी ना आवे और इसकी लेस देन 90 डेज में रिपोर्टिंग चली जाए। दिस इज हाउ दे प्ले अराउंड विद द सस्पेंस। सस्पेंस की एंट्री और कोई दूसरे खाते में आउटस्टैंडिंग की एंट्री वो सामने ये लोग नॉक ऑफ करते हैं। So यहाँ sundry suspense में not only give the balance statement of that beyond 90 days, but do give
do verify rather and comment on the source and movement in the suspect. बाकी अर्ली वार्निंग और रेड फ्लैग में सर ये चीज को काफी डिलिबरेट करेंगे. दैट्स व्हाट आई नो. इफ टाइम प्रेफर, आई विल सर्टेनली लाइक टू join and listen to him, because this is one of the very innovative topic at any bank audit seminar which has been I have seen that, right? क्योंकि ये सारी चीजें ही अगर हम करेंगे तो ही उसको वैल्यू एडिशन माना जाएगा. बाकी यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है, भर के दे दिया, नॉट रिक्वायर्ड वैल्यू, इट्स नॉट द वैल्यू एडिशन. सर ये 90 दिन के बियॉन्ड एंट्री सन्ड्री सस्पेंस में पकड़ी गई तो उसका क्या करेंगे? रिपोर्टिंग एक्शन. और आईरैक बोलता है 90 दिन से बियॉन्ड कोई भी अगर प्रोविजनिंग नॉर्म्स बोलते हैं 90 दिन से बियॉन्ड सन्ड्री सस्पेंस में एंट्री रह जाती है तो उसके ऊपर आपको 100% वो ध्यान रखना है. इंटेंजिबल आइटम, लॉसेस, इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड किए या नहीं, लायबिलिटी, डोरमेंट, इनऑपरेटिव अकाउंट, एक्सेप्शनल रिपोर्ट से आपको ये चीजें मिलेंगी. अनयूजुअल लार्ज मूवमेंट हम देखते हैं ना, मार्च के पिछले 10 दिन में और अप्रैल के पहले 5, 7, 8 दिन यहाँ पर जब तक मैं बैठा हूँ उसमें कोई बड़ा मूवमेंट, डाइवर्जेंट ट्रेंड, बहुत डिपॉजिट्स बढ़ गई, बहुत एडवांस बढ़ गए, 4 तारीख को वही डिपॉजिट वही एडवांस कम हो गए, डाइवर्जेंट ट्रेंड, एवरग्रीनिंग बाय चांस आपको दिख रहा है या नहीं. लायबिलिटी साइड डिपॉजिट्स थोड़ा क्विकली जाएगा कम होने के, और जो टेक्निकल डिस्कशन करने वाले पॉइंट एडवांसेस में ज्यादा थे, यहाँ समझाने वाले पॉइंट बचे हैं. सर एफसीएनआर डिपॉजिट के बारे में क्या बोला इन्होंने कि जब भी आप रिन्यूअल करते हो, ऑटो रिन्यूअल करते हो एफसीएनआर डिपॉजिट को, आपको इंश्योर करना है बोरोवर डिपॉजिटर स्टिल कंटिन्यूज टू रिमेन एनआरआई और नॉट. कैसे पता चलेगा? सर रिवाइज्ड पीरियोडिक अपडेशन ऑफ द केवाईसी की गाइडलाइंस बोलती है हर साल आपको इसकी केवाईसी रिन्यू करनी है. तो उसी के बेस पर आपको पता चल जाएगा कि भाई इसको ऑटो रिन्यू करके एनआरआई के रेट बेनिफिट वगैरह हम दे रहे हैं वो कंटिन्यू टू बी एनआरआई है या नहीं. मिनिमम बैलेंस का पालन किया जाता है या नहीं, और अगर नहीं किया तो चार्जेस रिकवर किए गए हैं. सर यहाँ 2014 का जो सर्कुलर है जिसका मेंशन मैंने नीचे किया है वो बोरोवर डिपॉजिटर के फेवर में कि भाई 10,000 का मिनिमम बैलेंस रखना था, मैंने 6,000 रखा और आपकी पेनल्टी 1,000 रुपए है तो मुझसे 1,000 रुपए की पेनल्टी नहीं लोगे, मुझे 400 रुपए की पेनल्टी लोगे, क्योंकि मैंने मिनिमम बैलेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 40% नहीं मेंटेन किया, मुझे 40% की ही पेनल्टी लेंगे प्रोपोर्शनेट. दैट इज व्हाट इज द फेवरेबल टू द डिपॉजिटर वाला सर्कुलर है 2014-15 का, जिसका रेफरेंस मैंने आपको नीचे दिया हुआ है. देन एनी अदर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द ओल्ड आउटस्टैंडिंग एंट्री, अनयूजुअल आइटम, मेजर आइटम ऑफ द कंटीजेंट लायबिलिटी. सर ब्रांच लेवल पे बिलो द आइटम कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होगी? सर कस्टमर कंप्लेन रजिस्टर मंगवाइए और देखिए ऐसी तो कोई कंप्लेन ना है ना जिसमें कोई कस्टमर 15 महीने पिछले 10-12 महीने से चीख रहा है कि भाई मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और करो नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा. इट्स अ कंटीजेंट लायबिलिटी. कल कोर्ट चला गया, कोर्ट ने उसके फेवर में प्रोसेसिंग चार्ज या कंटीजेंट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की रिवर्सल की ऑर्डर दे दी तो you may have to give this much of the money. That's the reason this to be reported as the contingent liability. Last portion, P&L account. Any credit debit of material amount or the short credit debit of the material, ये रेगुलर चलता रहेगा. सर छोड़ो ये सारे क्वेश्चन. P&L के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज करो. पिछले 3 महीने के एवरेज आउटस्टैंडिंग एडवांसेस वर्सेस इंटरेस्ट इनकम एक रेशियो बनेगा. पिछले 3 महीने के एवरेज डिपॉजिट्स वर्सेस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो रेशियो बनेगा वो एक रेशियो रिदम में चलना चाहिए. डिपॉजिट बढ़ी नहीं है बट इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ रहा है, एडवांसेस बढ़े नहीं है फिर भी इंटरेस्ट की इनकम कम या ज्यादा हो रही है. दैट शो मी द मटेरियल अमाउंट और द डाइवर्जेंट ट्रेंड और सर्टेन वीकनेसेस, राइट. आरबीआई की पॉलिसी के अनुसार इनकम रिकॉग्नाइज करी है या नहीं, इंटरेस्ट को टेस्ट चेक करना है. Deceased depositor, last 2 years we have lost many people in the country due to pandemic. Deceased depositor की डिपॉजिट नॉमिनी वगैरह को मिलना चाहिए, वो प्रोसेस फॉलो हो रहा है या नहीं. डाइवर्जेंट ट्रेंड, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टू यू. गोल्ड एंड बुलियन इफेक्टिव ड्यूअल कस्टडी में होना चाहिए, जो आगे हमने बात करी वो. सर गोल्ड लोन है तो मुझे चेक करना है गोल्ड, या अगर आपके सब्सटेंशियल सैंपल में आता है तो ही बाकी छोड़ दीजिए. सर क्या चेक करना है? खाली पैकेट खोल के बड़ी अच्छी डिजाइन है चलो देख लेते हैं, नो नेवर. एंड दैट टू आल्सो टू बी डन एट अ टेबल वेयर देयर इज नो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड. अदरवाइज डू स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द सेंसिटिव प्रोडक्ट. और इसकी बैलेंस वगैरह रिकॉर्ड वगैरह
बहुत रेगुलरली ब्रांच लेवल पे अपडेट होने चाहिए, वो मैं चेक करूंगा। इंटरनल कंट्रोल, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें करी बिगिनिंग में। सीबीएस के चलते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके सारे आपको मैनुअल नहीं होंगे, बट दे वुड बी ऑल इन द सीबीएस। रेवेन्यू रिपोर्ट आप देखिए करंट ऑडिटर वगैरह के, देयर यू वुड फाइंड a lot of points related to the P and all। फिर ओवरड्रॉन एफडीआर होती है, उसके अंदर क्या पॉइंट होता है सर, जो कैपिटल है वो ऑटो रिन्यू होना है एफडीआर के रेट से, जो इंटरेस्ट है ओवरड्रॉन उसके ऊपर तो खाली सेविंग का ही ब्याज मिलना है। दैट इज आल्सो अ सर्कुलर ऑफ द ईयर 2014 and 15, somewhere I have mentioned this, उसका भी ध्यान रखा करें। आईएस ऑडिट सिमिलर लाइक स्टॉक ऑडिट, आईएस ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है, तो कब अलॉट हुआ, रिपोर्ट आई या नहीं, और रिपोर्ट के ऊपर एक्शन टेकन। एक्सेप्शनल रिपोर्ट डेली जनरेट होके, नया वर्ड क्या रखा है, वेरीफाइड ब्रांच मैनेजर का साइन उसके ऊपर होना चाहिए, वैसी मेरे पास फाइल फिजिकल प्रिंट की आनी चाहिए ना। गो थ्रू द एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। मेजर ऑब्जर्वेशन पेंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर टू बी कमेंटेड अपॉन। बैंक इज लेट डाउन द प्रोसीजर फॉर मैनुअल इंटरवेंशन, हमने ऑलरेडी बात कर ली, कल भी रेड फ्लैगिंग में भी ये बात आएगी मैनुअल इंटरवेंशन की। डेटा इंटीग्रिटी, whether the MIS and the data prepared without manual intervention is very proper or not। कोई भी इंटर ब्रांच एंट्री 7 दिन के बियॉन्ड पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, और अगर है तो उसके ऊपर मुझे कमेंट देना। फ्रॉड के लिए क्या बोल रहे हैं, पहले हम क्या करते थे, खाली फ्रॉड की लिस्ट देते, अभी नॉट ओनली दी फ्रॉड। सर अगर प्रिंट नहीं लेंगे वो, तो मुझे उनको दिखाना होगा हाउ डिड दे वेरीफाई, इज देयर इज सम इनबाइल्ड मेथड इन द सिस्टम due to through which they would be able to verify this। I have to get certain proof of verification of this accepted transaction। The best one is the printouts। अभी फ्रॉड के अंदर नया क्या है, सस्पेक्टेड लिस्ट of the likely fraud cases are also to be reported। मुझे fraud प्रूव नहीं करना है, but suspicious transaction, suspected transaction भी अगर मेरे पास आते हैं which might be fraud, I would be reporting them over। So that is one point। यार क्वेश्चन लंबा है यार, रीजंस कम है, यू नो क्वेश्चन एलएफआर में इतने पॉइंट ऐड कर दिए। क्या है ये सारे रेड फ्लैग है, अर्ली वार्निंग सिग्नल है, अगर ये आपके ध्यान में आते हैं ऐसे कोई भी, तो these are the observation which would classify or which would ask me to report these accounts with the suspected fraud in, right? Early warning framework and red flagging, you have got the session tomorrow, so not touching upon that, and due to that I elaborated and discussed a lot on the advances। KYC and AML का पालन करना है। सर पहले KYC के बारे में क्वेश्चन था, वर्ड डाल दिया गया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शंस एंड suspicious transaction as per the AML requirement, if noticed by the concurrent auditor and reported, noticed by me and reported, would be reported again over MIS। test check and see whether the things are moving properly or not। and last point, that is the miscellaneous। मेरे अलावा जितने सारे रिपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर आए हैं, उन सभी रिपोर्ट के ऊपर एक्शन टेकन हुआ है या नहीं, that is the point of miscellaneous। LFR does not stop here। इसके बाद आपके पास specialized commercial branch, branch dealing with the recovery operation, clearing house and foreign branch। ऐसे 4 अलग अलग पार्ट है, बट वो तभी एप्लीकेबल होंगे जब आप 2 प्रकार की ब्रांच का ऑडिट कर रहे हो, और वो 2-2 4-4 एडिशनल क्वेश्चंस है, उसके ऊपर आपको कमेंट देना होंगे। अदरवाइज द जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू LFR एंड्स ओवर हियर। जैसे मैंने बोला था बिगिनिंग में, एडवांसेस के एंड में था एक जगह, दूसरा एक पॉइंट था, और तीसरा यहाँ पर आ रहा है। एनी अदर मैटर which you would like to draw the attention of the auditor, central auditor, although you got the limited space over here, you can mention the date and authorities to whom you made the email and tell the entire story to them separately। Do's and don'ts related to the LFR I have already narrated while discussing this। So with this, probably on more or less on time, with the good time which has been given to me, I could complete this। I once again thank CIRC and all the
participant for the patient listening, and I'll ensure that the presentation is being sent by me, which reaches to. Thank you so much, all the dignitaries and the participants. Thank you so much. Thank you, Nayan bhai. And for proposing the formal vote of thanks, may I request to Vice Chairman of CIRC, Nitin Gupta ji. And आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था सर, उसके बाद भी आपने जो है डेलिब्रेशन दिया. So thank you very much. Over to you, Nitin bhai. Thank you, Kirti bhai. Really a very nice deliberation by Nayan ji. आपने बहुत ही मतलब परफेक्टली एक LFPR को इन एक डिटेल्ड वे एलिब्रेट किया और जितनी भी रिलेटेड केसेस थी उन सबको आपने बताया. और मुझे लगता है कि इससे जो हमारे CIRC के जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको आपकी ने जो ये नॉलेज दी है उससे बेनिफिट होगा. और हम इन सब चीज़ों को जब आप अपना ऑडिट शुरू करने जा रहे हैं उन सब बातों का ध्यान रखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी रिपोर्ट्स में. थैंक यू सो मच. थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आपने, वास्तविकता यह है कि पूरे सेशन में मैंने देखा कि जो हमारी पार्टिसिपेंट्स हैं मोर देन 200 हैं, 250 हैं, और आप बहुत पेशेंटली सभी पार्टिसिपेंट्स ने सुना. थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. और कीर्ति भाई, जो आपने ये इतना अच्छा मतलब प्रोग्राम जो है वेबिनार का ऑर्गेनाइज का इनिशिएटिव लिया है, थैंक्स टू यू. और मुझे उम्मीद है कि कंटिन्यू इस प्रोग्राम को जो हमने अब सीरीज चलाई है इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. Thank you. Should I end?